हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रीत और आप देख रहे हैं प्रीत एजुकेशन जोन। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम यहां यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि अभी हम दृष्टि द विजन की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। का एक टेस्ट आ चुका था, सॉरी 2 टेस्ट आ चुके हैं और काफी लंबे अवकाश के बाद हम यहाँ रूबरू हो रहे हैं। एक्चुअली बीच में कुछ एग्जाम्स रहे प्लस होली वगैरह ये सब चलता रहा, तो थोड़ी सी लेट लतीफी हुई उसमें, लेकिन अब जो है वो कंटिन्यू आएगा जो भी है चीजें। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए टेस्ट को शुरू करेंगे। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ग्रुप में विजिट कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे रिलेट आपके जो भी डाउट्स, आपकी क्वेरी हो, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं। प्लस आप उसको ग्रुप में भी अपना क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुप में एक फिक्स टाइमिंग के लिए चैट ओपन किया जाता है, तो आप वहाँ अपनी समस्या रख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी पढ़ ही रहे होंगे। अगर होली फेस्टिवल के चलते थोड़ा सा पढ़ाई में व्यवधान हुआ है तो प्लीज, होता क्या है, त्योहार के बाद थोड़ा सा दिमाग अस्त व्यस्त हो ही जाता है उसके साथ, और वापस से उसको ट्रैक पे लाने के लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। तो एकदम से तो आपको वापस से दिमाग को एग्जाम पे फोकस कराना होगा, और उसके लिए अगर थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़े, मैं कहूँ कि अगर दिमाग के साथ, अगर मन के साथ थोड़ी जबरदस्ती भी करनी पड़े तो कीजिए। प्लीज पूरी तरह से एग्जाम पे फोकस कीजिएगा अभी। और करंट अफेयर डेली का डेली पढ़ते रहिए। बाकी हो सका तो मैं करंट अफेयर मैं भी लाऊंगी। थोड़ी तैयारियां चल रही हैं उन सब चीजों के लिए। पीडीएफ बनाना पड़ता है, पीडीएफ प्रोवाइड कराना पड़ता है, तो ये सारी चीजें हैं। देखते हैं, फिलहाल यहाँ टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, और आप ना वीडियो को पॉज करके प्रश्न का उत्तर जरूर कीजिए। और आप ना वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन का आंसर जरूर क्या कीजिए, अपने ही मन में बेशक सही, लेकिन जरूर कीजिए। इससे आप खुद को, मतलब टेस्ट सीरीज का मतलब ही ये है कि आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप खुद को टेस्ट कीजिए। यहाँ पर टेस्ट करेंगे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि हम लोग करते क्या है, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना जाके, वो वहीं करते हैं जाके सीधा एग्जाम सेंटर में। तो वो नहीं करना है। वो एक्सपेरिमेंट अपने साथ करना यहीं पे, कि तुक्का लगाना है या नहीं लगाना है, या कितना लगाना है, या किस प्रश्न में लगाना है। ठीक है, और आपके तुक्के की एक्यूरेसी की जो टेंडेंसी है वो कितनी है, क्या है, वो सारा कुछ यहीं देख लेना है। उसके बाद एग्जाम हॉल में जाना है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप टेस्ट सीरीज को ऐसे सॉल्व किया कीजिए जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। आप अपने क्वेश्चंस भी गिना कीजिए, अपने एरर्स को भी फाइंड आउट कीजिए। प्लस आपका जो स्कोर रहा टेस्ट सीरीज में, प्लीज 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 उसको कमेंट में जरूर मेंशन किया कीजिए कि आपने इस टेस्ट में इतना स्कोर किया। तो ये रहा आपका स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। बुर्ज होम एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है जो स्थित है। तो मुझे लगता है बहुत आसान सा प्रश्न आ गया, पहला ही प्रश्न है। तो ये आपका यहाँ ऑप्शन दिया गया कश्मीर में, तो ये कश्मीर में होगा। वैसे ये श्रीनगर जिले में है और नवपाषाणकालीन स्थल है, सभी को पता होना चाहिए ये। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, तो नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनना है। इधर राजवंश लिखे हुए हैं, सेकंड सेक्शन में संस्थापक लिखे हुए हैं उनके। तो हम देखते हैं, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चौहान। तो पाल का सबको पता है, बहुत आसान सा ये भी प्रश्न है। करी पाल वंश की जो स्थापना करी थी वो गोपाल ने करी थी। चोल चोल शासक आपका जो, सॉरी, चोल राजवंश जो आपका विजयालय ने इसकी स्थापना करी थी। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने करी थी। और चौहान वासुदेव। ठीक है, तो ये आप इसका ऑप्शन चुन लीजिए इसमें से। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में वृहद ऋण मेले का आयोजन किया गया, तो ये आपका किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये किया है। और इसमें हुआ क्या है, ये सभी 75 जनपदों में किया गया है। इसमें होगा क्या, जो कारीगर हैं, जो हस्तशिल्प कारीगर हैं और उद्यमी हैं, उनको ऋण वितरित किया जाएगा। और किया गया है, 16,000 करोड़ का कुछ ऋण वितरित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के सीएम ने इसी अवसर पर ओडीओपी, जो आपका एक जनपद एक उत्पाद योजना है, उसका आरंभ किया है। और इसके अंतर्गत स्टार्टिंग में अभी हुआ क्या है कि 5 जनपदों में, जो आपका आगरा हुआ, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, आजमगढ़, सिद्धार्थ नगर, यहाँ पे आपके कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स का उद्घाटन किया गया है। इससे होगा ये कि जो चीजें जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बन रही हैं, उनमें उनकी तकनीकी, उनकी गुणवत्ता में सुधार आएगा, और उन कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को तकनीकी से जुड़ने का अवसर मिलेगा। तो ये सब किया गया है इसमें। अगला प्रश्न है आपका, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी। देखिए, 2022 में भारत की रैंक 87 थी। ठीक है, और इसमें पहले स्थान पर आपका वही जापान रहा है, जो कि पिछले 11 वर्षों से लगातार प्रथम स्थान पर है। निकालता कौन है, ये जो सूचकांक है वो जारी करता है लंदन में एक हेनले एंड पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको जारी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित डच स्थित कारखानों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पूछा ये है कि पहला डच कारखाना कहाँ खुला था। तो इसका सही ऑप्शन, तो अगर ये देखा जाए, अगर प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए कि पहला डच फैक्ट्री कहाँ खुला था, तो मसूलीपट्टनम में खुला था। सूरत लगाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सबसे पहले हम यहाँ आंसर कर लेते हैं। अगर 2 सही है हमारा,
तो ऑप्शन ए सही बन जाएगा, जिसके अनुसार सेकंड कारखाना इनका बिमलीपट्टनम में, और तीसरा करिकाल, और चौथा चिंसुरा, यानी कि आपका जो बंगाल वाला रीजन है। यदि प्रश्न अन्य विदेशी कंपनियों के बारे में पूछा जाए तो आप इस बात को चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा फिर में लिखने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहला कारखाना पुर्तगीज का, मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है, जो पुर्तगाली हैं उनका पहला फैक्ट्री जो खुला था वो आपका कोचीन में खुला था, ठीक है, ये बात याद रखनी है, कोचीन में। उसके बाद इन्होंने कालीकट में, फिर गोवा में, दमन में, दीव, बसीन, सालसेट, इस तरह से। उसके बाद कहीं मछलीपट्टनम का नाम आता है, पुलिकट, चटगांव, सूरत, आगरा, ये पुर्तगालीज का है, ठीक है। उसके बाद अगर बात आती है डच की, तो जैसा कि अभी अभी हमने देखा, डचों का जो फर्स्ट फैक्ट्री था वो मछलीपट्टनम में लगाया गया था, उसके बाद पुलिकट में, उसके बाद बालासोर, चिंसुरा, आगरा, कोचीन, वही सब, ठीक है। इसके बाद अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, यानी कि अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ खोली थी, तो उन्होंने भी मछलीपट्टनम में खोली थी, और सूरत में इनकी फैक्ट्री बाद में स्थापित हुई। ये मछलीपट्टनम में जो पहली फैक्ट्री लगाई गई 1611 में लगाई गई थी, और सूरत में जो फैक्ट्री लगाई थी वो 1616 के समथिंग में लगाई गई थी। उसके बाद अहमदाबाद, कैम्बे, हुगली, बंगाल में पहली फैक्ट्री जो अंग्रेजों की लगी थी वो हुगली में लगी थी, ये बात याद रखनी है। बंगाल में पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की हुगली में लगी थी, ठीक है। अगर बात करें डेनिश की, तो डेनिशों की जो पहली फैक्ट्री थी वो त्रयंबकोर या त्रावणकोर, जो आज का तमिलनाडु में, और उसके बाद मछलीपट्टनम में, फिर कासिम बाजार, श्रीरामपुर। अगर फ्रांसीसीज की बात करें तो फ्रांसीसी की पहली फैक्ट्री जो लगी थी वो सूरत में लगी थी। तो इन सबको मैच नहीं करना है, आप चाहें तो इन बातों को कहीं नोट कर लें, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में। देखिए, हम लोगों ने जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज करी थी उसमें शायद करंट अफेयर की अधिकता थी, सेकंड जो हमने की थी उसमें मेरे ख्याल से सेकंड जो टेस्ट सीरीज हमने करी थी उसमें साइंस की अधिकता थी, ठीक है। ये थर्ड टेस्ट सीरीज है, इसमें हिस्ट्री की अधिकता है, मुझे लगता है ऐसा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, कौन से कथन सही है। बंबई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था, ये बात सही है। अगला कथन कह रहे हैं कि वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना करी गई थी, ये गलत है। कपास आपूर्ति संघ की जो स्थापना करी गई थी वो 1857 में करी गई थी, और जो 1859 है यहाँ आपका मैनचेस्टर मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना करी गई थी। तो कथन दूसरा सही नहीं है, केवल एक सही है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है आपका 1 जुलाई 2022 को। और क्या है ये दस्तक अभियान? ये आपका एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर से ये शुरू किया गया है, और संचारी रोगों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, उनसे बचाने के लिए, उनके नियंत्रण के उपायों के लिए, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसे शुरू किया गया है, ताकि जो आपकी जैसे आपके संक्रामक रोग हैं, इंसेफेलाइटिस हुआ, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब चीज़ें, इन सब के बारे में लोगों को जानकारी हो, और इनसे होने वाली मौतों पर नियंत्रण पाया जा सके। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया भी गया है कि 95% तक इन पर नियंत्रण पाया जा चुका है। और इस अभियान के तहत काम कौन करेगा? तो जो आपके आशा कार्यकर्ता हैं, जो आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो कुछ कर्मचारी हैं, वो सभी लोग डोर टू डोर एक कैंपेन चलेगा, वो डोर टू डोर जाके लोगों को अवेयर करेंगे। इसी को कहा है दस्तक कार्यक्रम, ठीक है। 10वां प्रश्न है, परिमाण संबंधित है। देखिए, ये जो परिमाण है इसका अर्थ होता है विश्लेषणात्मक क्षेत्रीय सूचना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मानचित्रण के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। तो जैसा कि उसके नाम में ही आ रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो ये उसी से संबंधित है, और वहाँ के मैपिंग के लिए, इलाके के नक्शे के लिए, वहाँ के इलाके की जानकारी, ये सारी चीजों के लिए वो है। अगला प्रश्न है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? देखिए, प्रश्न बहुत आसान है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ रहे हैं। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम पूछा हुआ है, ये आपका है अभिधम्म पिटक। अब देखिए, जो अभिधम्म पिटक है इसके अंतर्गत, पहले इसी के बारे में जान लेते हैं, इसके अंतर्गत टोटल 7 ग्रंथ हैं, और ये जो हैं सातों ग्रंथ जो बौद्ध धर्म में उच्च शिक्षा जो देते हैं, या शिक्षण का जो व्यवस्थीकरण है, शिक्षा का एक दार्शनिक विश्लेषण जो है, वो सब इनमें किया गया है अभिधम्म पिटक में। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। लेकिन ये जो अभिधम्म पिटक है, और विनय पिटक है, और सुत्त पिटक है, ये तीनों को जब इकट्ठा करते हैं तो उस टर्म को हम कहते हैं त्रिपिटक। और हम ऐसा जानते भी हैं कि त्रिपिटक जो है, जो त्रिपिटक ग्रंथ जो हैं, उनमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन है। लेकिन जो लेकिन जो तीनों पिटक हैं, इनमें अलग अलग विषयों से संबंधित चीजों का संकलन है। जैसे कि विनय पिटक जो है
उसमें आपका जो मठवासी हैं या जो मठाधीश हैं या जो संघ में लोग रह रहे हैं उनके लिए कह सकते हैं कानून लॉज शामिल हैं। इसका नाम ही है विनय पिटक, तो इसका मतलब ये है कि इसमें विनियम शामिल हैं, यानी विनय के साथ कुछ नियम शामिल किए गए हैं जिनको मानना ही है। और सुत्त पिटक जो है वो मुख्य शिक्षण उसमें शामिल है, इसमें धम्म की शिक्षा दी गई है और उसमें धम्म के 5 निकाय शामिल हैं जिनको आप सभी भली भांति जिनसे परिचित होंगे। एक आपका दीर्घ निकाय हुआ, मध्यम निकाय हुआ, आपका कहते हैं संयुक्त निकाय, अंग्युतर निकाय। अच्छा, यहाँ निकायों से याद आया, आप एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि जो आपके 16 महाजनपद थे उनका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। अच्छा, ये जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है, और इनका सबका सम्मिलित रूप से जो एक टर्म यूज किया जाता है उसको त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, सूची 1, 2 को फिर से सुमेलित करना है। इधर शासक है उधर साम्राज्य है, मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट है, बिल्कुल पहले की तरह है, बस कुछ शासक बदले हुए हैं। तो देवपाल, सिंपली पाल ये साम्राज्य से संबंधित था। दंती दुर्ग, देखिए भोज, दंती दुर्ग तो आपका राष्ट्रकूट थे ये। भोज शासक आपके राजा भोज जो प्रतिहार और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये चौहान वंश से था, पृथ्वीराज राय पिथौरा जिनको कहा गया है। तो ऑप्शन आप इनमें से चुन लीजिए, कौन सा हो जाएगा। डी का चौथा समय है, सी का पहला ये रहेगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लहुरा देव प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये संत कबीर नगर जो जिला है वहां पे लहुरा देव नाम का स्थल है और यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, हड़प्पन स्थल है ये। अगला प्रश्न है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने कई सारी योजनाएं शुरू की, लेकिन उनकी योजनाएं घटनाओं में बदल गई। ये एक संयोग कह सकते हैं या किसी किसी का लक ऐसा होता है कि उन्होंने जो भी योजना चलाई वो फ्लॉप हो गई आगे जाके। देखिए यहाँ हमें पता है बहुत बेहतर कि उन्होंने जो दोआब में टैक्सेशन लगाया था, कराधान, सबसे पहले ये घटना हुई थी, सबसे पहले उन्होंने कर लगाया था। और जो कराचल अभियान था उनका अंतिम अभियान था। इसी से पहले उन्होंने एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, लेकिन उससे पहले राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था, दिल्ली से लोगों को देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया था। और जब ऐसा किया था तब वहां आग लग गई थी, जब उन्होंने राजधानी स्थानांतरित करी तो वहां आग लग गई। युद्ध से बचने के लिए राजधानी स्थानांतरण कर दिया और राजधानी स्थानांतरण किया तो वहां आग लग गई। तो इसके लिए इनकी प्रजा ने इनको एक खास नाम दिया था, वो क्या नाम था वो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल ये घटना जो है ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले आना चाहिए, तो ये खत्म है, ये खत्म है। और 4 के बाद और अंतिम आना चाहिए कराचल अभियान, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। तो ये आपका लखनऊ में किया गया। इसमें हुआ क्या है, एक थीम रखी गई थी जिसको 3R कहा गया है, जो कि रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस थी। इसका फुल फॉर्म नाम से समझ में आ रहा है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक था उसके निर्माण पर भी, आयात पर भी, स्टॉकिंग बिक्री पर भी, इन सब पर और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था। सीधी सी बात है, प्लास्टिक मुक्त करना है देश को, पता नहीं कैसे होगा। हम लोग सीधा सिंगल यूज प्लास्टिक पर ही चले जाते हैं क्योंकि वो हमें लगता है कि वो ज्यादा आसान है। या जो अगला प्रश्न है, डिजिटल लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत जो की है नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ जी ने की है। ये देखिए ये गलत है, डीवाई चंद्रचूड़ जी नहीं, उस टाइम यू ललित जी ने, ठीक है, तो पहला कथन तो गलत हो गया। नेक्स्ट कथन कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में शुरू करी गई। ये भी गलत है क्योंकि ये जो प्रणाली है सबसे पहले ऐसा केस राजस्थान का देखा गया था, राजस्थान विधिक सेवा द्वारा ये किया गया था। तो कथन दूसरा भी सही नहीं है, यानी कि ना तो 1 ना तो 2। और ये किया इसलिए गया था क्योंकि बहुत सारे मामले लंबित पड़े रहते हैं कोर्ट्स में, तो वो सब चीजों को एक फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देखिए कौन सा एक सही सुमेलित है। सेंट थॉम का युद्ध सुना नहीं होगा नाम, जबकि ये अगर मैं कहूं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध तो शायद सभी को याद आएगा। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो आपका शुरू हुआ था 1746 में, ठीक है, जबकि 48 में वो समाप्त हुआ था, ठीक है। 1746 भी नहीं बल्कि 1740 में शुरू हुआ था, जो कि फ्रांसीसी नेताओं और कर्नाटक के जो नवाब हैं अनवरुद्दीन उनके बीच में हुआ था। तब फिर अनवरुद्दीन को अंग्रेजों ने समर्थन दिया था, तो इस तरह से वो युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में मेनली आ गया था। और ये युद्ध जब समाप्त हुआ था तो 1748 में एक बहुत फेमस संधि हुई थी, इसको कहते हैं एक्स ला सेपल की संधि, ठीक है।
अगला है अंबूर का युद्ध। ये भी नाम नहीं सुना होगा, अंबूर का युद्ध, जबकि ये है द्वितीय कर्नाटक युद्ध और ये 1749 में आपका प्रारंभ हुआ था और 1754 में आपका खत्म हुआ था। तो ये 1749 है, क्योंकि ऑप्शन आपका यही सही है। आगे की जानकारी हम फिर भी जान लेते हैं। ये जो अंबूर का युद्ध है, यहाँ भी जो युद्ध हुआ था, युद्ध है, ये भी हुआ था, ये चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था, जैसा कि अनवरुद्दीन को पहले से अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था, तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का साथ दिया और चंदा साहिब के समर्थन में फ्रांसीसी आ गए थे। और ये एक जगह है जो आपकी वेल्लोर के पास, अंबूर, वहां पर ये युद्ध हुआ था और इसमें अनवरुद्दीन जो है वो पराजित हो गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध था। उसके बाद बात आती है वांडीवाश के युद्ध की। तो ये भी आप सभी को बहुत बेहतर पता होगा कि जो थर्ड कर्नाटक वार है, पर ये चीजें चलती थी, जैसे फ्रांसीसी और अंग्रेजों का जहां जहां भी उपनिवेश उनके रहते थे, अन्य अन्य जगहों पर, अन्य देशों में, जब वहां उनके झंझट होते थे तो भारत में भी उनकी लड़ाइयां शुरू हो जाती थी और वहां उनकी संधियां हो जाती थी तो भारत में भी उनकी संधियां हो जाती थी। ये चीजें कुछ इस तरह से चली हैं। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध में जो हुआ था, अंग्रेज जनरल थे आयरे कोटे थे शायद, और यहाँ पे थे फ्रांसीसी काउंट डी लाली, और यहाँ पे फ्रांसीसी सेना पराजित हो गई थी और यहाँ पर फ्रांसीसी सेना पराजित हो गई थी। अगला है बिदारा का युद्ध, इसको हम लोग बेदरा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं और ये हुआ था 1759 में। ठीक है, ये जो मांडीवास का युद्ध, ये आपका 1758 में हुआ था। ठीक, और ये जो बेदरा का युद्ध है, ये अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था, ये फ्रांसीसियों के बीच में नहीं हुआ था, अंग्रेज और डचों के बीच में। और ये जो मांडीवास का युद्ध है, ये जब समाप्त हुआ तो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सहायक संधि किसके द्वारा लाई गई थी? ये आपकी 1798 में, चलिए मैं नहीं बताने की आवश्यकता है नहीं, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करी थी, ये बात एकदम सही है। उसके बाद हैदराबाद का निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ, हाँ एकदम सही बात है। तो कथन आपके दोनों सही हैं, ऑप्शन। और हैदराबाद के साथ ही ये कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है, तो जिसमें हैदराबाद, मैसूर, सतारा, उदयपुर, संबलपुर, बघाट, उसके बाद झांसी, तो ये सारा एक बार आप क्रम देख लीजिएगा इनका। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में निम्नलिखित में से कौन विजेता बना? ये आपके नीर नेहवाल थे और ये कहाँ? अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हुआ, वह कौन, वह संबंधित थे? तो वो बांग्लादेश से संबंधित थे। ये जो थे पुरातत्वविद थे, इतिहासकार थे, इन्होंने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना करी और इनका हाल ही में 2022 में निधन हो गया, जुलाई में। इनको बंगाल में आइकनोग्राफी और टेराकोटा कला पर उनके काम के लिए पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना में भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। ये बात सही है, ऐसा जैन धर्म मानता है। और वो ऐसा भी मानते हैं कि जो भौतिक कारक हैं वो नाशवान हैं, जो आध्यात्मिक कारक हैं वो बाहरी कारक हैं, और जो आध्यात्मिक कारक हैं वो लगातार खुद को विकसित कर रहे हैं। और अगला कथन है, ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। तो ये कथन भी सही है, क्योंकि भगवान महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। और आप हमें बताएंगे कमेंट में कि जो जैन धर्म में एक तीर्थंकर थे, वो एक महिला थी, वो कौन सी थी, उनका नाम आप हमें बताइएगा। जैन धर्म के 5 सिद्धांत भी आपको याद होने चाहिए, जो कि सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बन जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आपका है, मध्यकाल भारत में नाद गवंदा, ये एग्जाम में लिखा हो सकता है नाड गोवंडा, तो ये शब्द जो है वो किसको संदर्भित करता है? ये एक टाइप के राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। और इनके लिए एक और टर्म यूज होता है, उनको देसाग्राम को कहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में आपका देशमुख और देश पांडे की जो संकल्पना है उस तरह से ये होते थे। अगला प्रश्न है, आहार बनास संस्कृति का संबंध था। ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इतने लॉजिक से कर सकते हैं कि आहार बनास ये 2 नदियों का नाम है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर आपने प्राचीन काल का इतिहास पढ़ा हुआ है तो उसमें जो सभ्यता का विवरण है, जो संस्कृतियों का विवरण है, वो नदियों के अनुसार भी किया गया है, नदियों के बीच के क्षेत्र के अनुसार भी उनको वर्गीकृत किया गया है। तो ये आहार और बनास नदियों की बात है, और बनास नदी जो आपकी है वो आपका गुजरात, राजस्थान वाले क्षेत्र से है, तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, सैयद वंश के शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, लेकिन नाम यहाँ क्या दिया है? मोहम्मद शाह दिया हुआ है, आलम शाह दिया हुआ है, मुबारक शाह। अब इनमें होगा एक बड़ा सा कंफ्यूजन,
और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही ये प्रश्न रखा गया है, क्योंकि आमतौर पर जल्दबाजी में हम सैयद वंश पर ध्यान न देकर एकदम से ध्यान दे लेते हैं मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, आलम शाह, जो कि दिल्ली सल्तनत में भी इन्हीं नामों के बादशाह रहे हैं। जैसे मोहम्मद शाह आपका जो बहादुर शाह जो प्रथम है, वो उसको मोहम्मद शाह नाम से गद्दी पर बिठाया गया था, जो कि औरंगजेब का जो बेटा था मुअज्जम, उनका शायद बेटा था, ऐसे कुछ करके। तो ये सब एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप चाहें तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न सिर्फ एक सैयद वंश से ही नहीं, प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि निम्नलिखित वंशों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो एक ट्रिक है, मैं यहाँ लिखने का प्रयास करती हूँ, अगर मैं लिख पाऊँ तो। गुलाब खिले तो सांस लो, ये ट्रिक है। बाकी जो लोग प्रो प्लस हैं उनको ट्रिक की आवश्यकता होती नहीं है। तो गा से आपका गुलाम वंश आ जाएगा, और खा से आपका खिलजी वंश आ जाएगा, ता से आपका तुगलक वंश आ जाएगा, सा से आपका सैयद वंश आ जाएगा, ला से आपका लोदी वंश आ जाएगा। ये तो रहा आपका वंशों का क्रम। साथ ही अगर पूछा जाए कि किस वंश की स्थापना किस शासक ने करी थी, तो इसके लिए भी एक ट्रिक आती है, ऐबक जल गया खीबों से। यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक जल जल गया यानी जलालुद्दीन, यानी खिलजी वंश की स्थापना किसने करी? जलालुद्दीन खिलजी ने। और जल गया, गया तो मीन्स तुगलक वंश की स्थापना किसने करी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और सांस लो, और वहां पे खीबो से, तो सांस यानी सैयद वंश, और खीबो यानी कि खिज्र खान। तो सैयद वंश की जो स्थापना करी किसने करी? खिज्र खान ने करी। और लोदी वंश की जो स्थापना करी वो बहलोल लोदी ने करी। खीबो बहलोल लोदी, ठीक है। तो यहाँ से आपको साफ समझ में आ रहा है कि जो सैयद वंश की स्थापना करी है वो खिज्र खान ने करी। तो पहला शासक इसमें ये आएगा, और अगर पहला शासक ये आएगा तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी आपका खत्म हो गया। अब बचा क्या है? खिज्र खान के बाद आपका आएगा मुबारक शाह, ठीक है। तो 3 और 4 साथ में आने हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, और अंतिम शासक जो इसका था वो आलम शाह था, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया, ये सही है। देखिए ये है क्या, इकोसिस्टम स्टार्टअप रैंकिंग जो है, ये एक रैंकिंग दी गई है, और ये किसके द्वारा दी जाती है? तो आपका उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है इसके द्वारा जारी करी जाती है। और ये कई कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है इसको। इसमें बेस्ट परफॉर्मर्स स्टेट को अलग रखा गया है, टॉप परफॉर्मर्स स्टेट अलग हैं, लीडर्स और एस्पायरिंग लीडर्स अलग हैं, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम लीडर्स अलग हैं। तो जो उत्तर प्रदेश को रखा गया है वो लीडर्स कैटेगरी में रखा गया है। जबकि पहली कैटेगरी कौन सी है? बेस्ट परफॉर्मर की। और सेकंड कैटेगरी कौन सी है? जो आपकी टॉप परफॉर्मर है। जो लीडर कैटेगरी है वो आपकी थर्ड है। उसके बाद चौथी आपकी आएगी एस्पायरिंग। तो आप इस बात को पॉइंट भी नोटिस कि जो उत्तर प्रदेश है वो थर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी में भी कौन से स्तर का राज्य है, तो यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जो आपके बेस्ट परफॉर्मर स्टेट हैं वो उनमें आपका गुजरात है प्रथम स्थान पर, उसके बाद आपका कर्नाटक है बेस्ट परफॉर्मर में, और जो आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं उनमें आपका केरला प्रथम स्थान पर है, सेकंड स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, थर्ड पर आपका उड़ीसा, और उसके बाद तेलंगाना को शामिल किया गया है। उसके बाद लीडर्स की बात आती है, तो लीडर्स में उत्तराखंड पहले नंबर पर है, पंजाब दूसरे नंबर पर है, असम उसके बाद तमिलनाडु, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये सब एस्पायरिंग लीडर्स में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का स्थान लीडर्स में भी काफी नीचे है, ये बात याद रखने योग्य है। और जो इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में उसमें आंध्र प्रदेश को रखा गया है, बिहार को रखा गया है। तो ये आपकी रैंकिंग है, इसको आप याद रखिएगा। और अगला कथन क्या कह रहे हैं कि इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि इसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना है, सही नहीं है, ठीक है। तो कथन क्या कह रहे हैं? पहला कथन कह रहे हैं, आशा पारिक को दादा साहिब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, ये कथन सही है। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता है, कथन गलत है। सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है वो आपका एमपी है, ठीक है। तो कथन बी आपका गलत हो गया, तो आपका आंसर तो यही बन जाता है। आगे सूर्या ने अपनी फिल्म सोरा रई पोटरू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, ऑप्शन सी भी सही है। अगला है मनोज मुंतशिर, जो कि आपके गीतकार हैं, इन्होंने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता है, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे? मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्यों का मतलब ये है कि वहाँ अलग राज्य तो अलग थे और अलग शासक भी थे, लेकिन
इन्होंने मुगलों के विरुद्ध कोई उनकी संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दी। बेशक ये मुगल शासकों के अधीन ही काम कर रहे थे। बाद में अंग्रेज गवर्नर आए और इनको स्वायत्त शासन का उदय यहाँ से शुरू हुआ स्टेट्स का। तो इसमें कौन कौन शामिल थे मुगलों के जो उत्तराधिकारी थे? इसमें आपका अवध था, अवध का सूबा बंगाल था, और मैसूर नहीं था, ये आपका हैदराबाद था। ठीक है, मैसूर नहीं था। तो 1, 2, 3 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है 1856 के एक मुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक मुश्त बंदोबस्त क्या था? ये एक लगान की प्रणाली थी जो कि सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा लागू करी गई थी। तो कथन पहला क्या कह रहे हैं? यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी। हाँ, ये बात सही है। अगला कह रहे हैं इसका उद्देश्य ताल्लुकदारों का विस्थापन करना था। इसका उद्देश्य ताल्लुकदारों का विस्थापन करना था, तो ये बात भी सही है। और ये ताल्लुकदार कौन होते थे? जो जमींदार और लगान के बीच में जो एक कड़ी होती थी उनको ताल्लुकदार कहते थे। अगला प्रश्न है आपका वन महोत्सव अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया है? तो ये आपका चित्रकूट से शुरू किया गया है। और यहाँ हुआ क्या था? ये बुंदेलखंड रीजन में प्राकृतिक खेती और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। और इसमें 35 करोड़ पौधे लगाने का एक लक्ष्य रखा गया था, जिसमें शायद 5 जुलाई 25 नहीं 5 जुलाई 2022 तक एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया। और 15 अगस्त 2022 को 5 करोड़ पौधे एक साथ रोपे गए, उसका भी लक्ष्य पूरा किया गया। और अभी हाल ही में चित्रकूट जिले में टाइगर रिजर्व पार्क बनाया जाएगा और यहाँ बाघों को लाया भी जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2025 के दौरान भारत द्वारा विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है। ये बात सही है, लेकिन ये वर्ष 2025 में नहीं, ये अभी 2023 में ही ऐसा अनुमान किया गया है। तो इस तरह से पहला कथन आपका गलत हो जाता है। अगला कथन कह रहे हैं कि वह यह अनुमान है कि 10 देशों से वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के मध्य कुल 1 मिलियन से अधिक प्रवासियों का बहिर्गमन हुआ है। तो कथन ये आपका सही है, यहाँ ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी क्या कह रहे पहली बौद्ध संगीति राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। कथन आपका सही है, जिसको सातापानी गुफा भी कहते हैं। और यहाँ के जो अध्यक्षता करी थी वो महाकश्यप ने करी थी। मैंने गलत लिख दिया, चलिए लिखते ही नहीं है। महाकश्यप ने करी थी। और ये यहाँ और उस टाइम शासक थे अजात शत्रु। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं अगला कथन महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। ये कथन भी सही है। तो नीचे सही उत्तर चयन करना है। तो कथन 2 और 3 सही है। कथन 2 और 3 दे रहे हैं, इसमें 1 और 2 होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, वहां मिस प्रिंट है, वहां 2, 3 लिखा हुआ है, वहां 1 और 2 होना चाहिए। अगला प्रश्न है चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, सही है। गंगईकोंड चोल शब्द का अर्थ है वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की थी। हाँ, ये बात भी सही है। और सबसे पहला ऐसा शासक जिसको गंगईकोंड चोल की उपाधि मिली वो कौन थे? वो आपके थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, और राजेंद्र प्रथम ही ऐसे थे, इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम नाम का एक शहर भी बसाया हुआ था गंगा के किनारे। तो कथन दोनों आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। इधर आपके सभ्यता के स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपकी नदियां दी गई हैं। कौन सी सभ्यता किस नदी से किस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे बनी थी? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, फिर से एक बहुत आसान क्वेश्चन है। जो आपका हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के किनारे था। जो आपका मोहनजोदड़ो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे था। और जो सुतकांगडोर है वो आपका दाश्क नदी के किनारे था। और भगवानपुर जो सरस्वती नदी के किनारे। आप अपना ऑप्शन इसमें चूज कर लीजिए। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद नायाब होता था, ये बात सही है। बलबन द्वारा दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना करी गई, ये बात भी सही है। जो बलबन थे उन्होंने एक सैन्य विभाग की स्थापना करी गई थी जिसको दीवाने अर्ज कहा गया था। और इसकी अध्यक्षता जो करी जाती थी उस व्यक्ति के लिए एक टर्म यूज किया जाता था, आरजे ए मुमालिक, जिसको सबसे पहले बलबन ने किया था। सैन्य विभाग को सबसे पहले बलबन ने ही स्थापित किया था।
उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो था, इन्होंने सेना के लिए बहुत सारे सुधार किए और कई सारे नए काम शुरू किए, जैसे कि हुलिया और दाग प्रथा इन्होंने ही शुरू करी थी, और सैनिकों को नकद वेतन देने वाला पहला सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे आपका दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? ये आपकी प्रयागराज में बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस सलाह देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ये डिलॉयट इंडिया कंपनी है, और ये किया इसलिए गया है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य है 2025 तक, उसको पूरा करना है किसी भी तरह से। अगला प्रश्न है, वर्ष 1765 में इलाहाबाद संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नवाब शुजा-उद-दौला ने कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 80 लाख देने पर सहमति व्यक्त की। ये गलत है, 80 लाख नहीं, बल्कि ये नवाब 50 लाख में ही मान गए थे। अगला कथन है, नवाब शुजा-उद-दौला बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गए थे। ये कथन सही है। अगला कथन है, शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में वर्मा रहने के लिए सहमत हो गया था। तो ये सही नहीं है, क्योंकि द्वितीय हैं, इन्हें कंपनी ने संरक्षण दिया था, प्लस इलाहाबाद का जो सूबा है वो इनको सौंपा गया था, तो ये इलाहाबाद में रहने हेतु सहमत हुए थे। तो कथन 3 आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद नवाब शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर जो था को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। तो जो तीसरा कथन लिखा है इसका उलट ही चौथा कथन है, और चौथा कथन सही है, और बदले में अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी खुद वसूलने का वो किया था। तो यहाँ पे कथन 1 गलत हो जाएगा, कथन 3 गलत हो जाएगा, 1 और 3 तो गलत है। देखना क्या है, सही कथन का चयन करना है। तो 1 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो कथन डी आपका सही हो जाएगा। 2 और 4 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। हाँ, ये कथन सही है, क्योंकि जो वर्तमान शिमला है इसकी स्थापना जब करी गई थी तो इसका नाम ये था शिमला। अगला कथन कह रहे हैं कि वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया था। कथन ये भी सही है, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग इसको राजधानियां बदलने का जो सिलसिला था, इस पर विराम लगाए जाने की वजह से शिमला में इसको स्थानांतरित किया था परमानेंट रूप से। अगला कथन है, अच्छा यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था, बहुत ट्रेंड में भी रहा था? लुलु मॉल, जो कि आपका लखनऊ में है। इसकी लागत ही बहुत ज्यादा है, 22 लाख वर्ग फीट में तो इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, कंगनहल्ली स्थल खबरों में था, यह स्थित है। कंगनहल्ली आपका कर्नाटक में है, और ये एक जो आपकी सन्नति है उसका हिस्सा माना गया है। भीमा नदी के तट पर है ये। यहाँ पे कुछ प्राचीन बौद्ध स्थल मिले हुए हैं जिनका संरक्षण किया जाएगा, तो इसलिए ये खबरों में रहा था। अगला प्रश्न है, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई, जिसको बाद में अंड कहा गया। कथन सही है। अगला कथन कह रहे हैं कि स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों में इसका निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया है। तो ये बात भी सही है। जो स्तूप के आसपास जो वेदिकाएं और जो स्तंभ बने हैं, इन पे कुछ अभिलेख बने हुए हैं। इनसे पता चलता है कि इनको बनाने के लिए और स्तूपों को सजाने के लिए जो दान दिया गया है वो किस किस के द्वारा दिया गया है। तो उन राजाओं के, शिल्पकारियों, व्यापारियों, इनके नाम लिखे हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो सांची का जो स्तूप है उसका जो एक तोरण द्वार का जो हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था, तो वहां पे ये चीज पूरा अंकित है, लिखा हुआ है। तो यहाँ कथन दोनों सही हैं आपके। अगला आपका है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो जैसा कि अभी अभी हमने ट्रिक आपको बताई थी कि गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक जल गया खीबों से, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक्चुअली गुलाम वंश शुरुआत में था नहीं, मोहम्मद गोरी जो मोहम्मद गोरी था उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक टर्किश गुलाम था। वो तराइन का जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज राय पिथौरा और मोहम्मद गोरी के बीच में, उसकी लड़ाई के बाद भारत में जो टर्किश सल्तनत का जो विस्तार किया वो इसी ऐबक ने किया था, क्योंकि गोरी ने भारतीय संपत्ति का जो गवर्नर बनाया था वो अपने इस गुलाम को बनाया था। बाद में आके इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद इनके जो पुत्र थे आराम शाह, वो इनके उत्तराधिकारी बने। आराम शाह कुछ बहुत थोड़े से महीने के लिए शासक बना था। इसके बाद असली शासक जो बना वो इल्तुतमिश बना हुआ था। भारत में ऐसा माना जाता है कि तुर्की शासन का जो वास्तविक शासक माना जाता है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। उसके बाद रुकुनुद्दीन फिरोज शाह का नाम आता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? ये आपका आलमगीरपुर है और इस मैप को आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि जो सिंधु घाटी स्थल है वो कुछ इस तरह से था। यहाँ पे आपका मांडा जो आपका अखनूर जम्मू कश्मीर में मांडा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे आपका यूपी में आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे बेसिकली मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ आपका दायमाबाद महाराष्ट्र में, और ये वाला रीजन आपका पाकिस्तान में अभी फिलहाल। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए 1300 संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद किसने किया? ये थे आरुजुद्दीन खान, इन्होंने इसका फारसी में अनुवाद किया था, और इसका जो संकलन था, इस पूरी पुस्तक को कहा गया दलाइल ए फिरोज शाही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन देश का पहला ऐसा डिवीजन बन गया है जहां संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई है? तो ये आपका एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का आपका प्रयागराज डिवीजन बन गया है ऐसा, जो कि देश का पहला ऐसा डिवीजन है जिसमें टोटल 338 मेल एक्सप्रेस हैं, जिनमें से लगभग 272 की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति आवर हो गई है। और देश का जो टोटल रेलवे जोन है 68, देखिए जोन अलग चीज है, उन जोन में डिवीजन अलग चीज है, ठीक है। तो 68, अच्छा आप हमें बताएंगे कि अभी भारत में कितने रेल जोन हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ये प्रयागराज मंडल से है, और 2025 में ऐसा ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 में कुंभ आते आते इनकी स्पीड 160 kmph करने का एक लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, आप वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो ये हैं आपके कौशिक राजशेखर जी, और इनको ये एनर्जी के लिए मिला हुआ है, वैश्विक ऊर्जा के लिए इंजीनियर थे, प्रौद्योगिकी में इन्होंने काफी काम किया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। संधियां दी हुई हैं और उनको व्यवस्थित करना है। तो देखिए जो सूरत की संधि हुई थी, ये पहले आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी, सबसे पहले आंग्ल मराठा युद्ध में सूरत की संधि हुई थी, और ये हुई थी 1775 में आपकी, ठीक है। सूरत के बाद आपकी पुरंदर की संधि हुई, फिर आपकी सालबाई की संधि हुई, तो पहला आपका ये आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा मुझे लगता है ये सही क्रम में लगे हुए हैं। उसके बाद आपकी बसीन की संधि हुई है, तो ये आपकी, और जो बेसिन की संधि हुई है वो दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में 1803 में इनकी संधि में हुई थी। संधियों पर एक सेपरेट शॉर्ट्स बना देंगे जिसमें सारी संधियां एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी। ये सारी चीजों पर काम करेंगे धीमे धीमे। फिलहाल अगर आप यहाँ नोट करना चाहें तो हम सभी संधियों को एक बार जल्दी से बोल देते हैं, आप चाहें तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले आपकी हुई थी पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी। उसके बाद आप क्रम बस सुन लीजिए, उसके बाद सगोली की संधि हुई थी, उसके बाद आपकी सूरत की संधि हुई थी, फिर आपकी पुरंदर की संधि फिर से हुई थी 1776 में, फिर बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि, बसीन की संधि, उसके बाद आपकी पूना की संधि, उसके बाद ग्वालियर, फिर मंदसौर की संधि, ठीक है। तो इसमें आपका घटनाओं को व्यवस्थित करना है, तो सही क्रम आप देख लीजिए कौन सा है इसमें। मैं आगे बढ़ती हूँ। भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए घटनाएं दी गई हैं। पहले बारदौली में किसान आंदोलन, कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज। तो देखिए गांधी जी से रिलेट हैं चीजें, गांधी जी के काल की या गांधीयन इरा की ये घटनाएं हैं। तो अगर हम इसको एक रफली देखें तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए थे, उसके बाद 17 में चंपारण हुआ था, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था जो किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन जिसको कहा गया, उसके बाद रॉलेट एक्ट हुआ था आया था, उसके बाद असहयोग और खिलाफत आंदोलन, उसके बाद बारदौली आंदोलन हुआ था। तो इन सभी घटनाओं में पहला आपका है बारदौली आंदोलन जो कि 1928 की घटना है, क्योंकि असहयोग आंदोलन के बाद की है और खिलाफत आंदोलन के बाद। उसके बाद एक आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। उसके बाद 30 में आपका सविनय अवज्ञा, सबको पता होगा, यहाँ पे दांडी मार्च हुआ था। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। और देखिए गांधी इरविन समझौता पहले हुआ था, सबसे पहले हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए पहला यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पहले आएगा, तो फर्स्ट इसी में पहले ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो पहले बारदौली आंदोलन हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद सरकार को सुनिश्चित किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, उसके बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया, तो उसके बाद ये रहेगा, यानी लास्ट में ये रहेगा। और उसके बाद वही आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर वही नुआखाली उसके बाद हुआ था 1946 में, ठीक है। तो ये घटनाक्रम था कुछ एक रफली गांधीयन इरा का। अगला प्रश्न है, भारत में नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां है। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी आपका करता है नीति आयोग, ठीक है। और ये कब से? ये 2019 में पहली बार जारी किया गया था। उसके बाद यानी फर्स्ट जो था 2019 में, और उसके बाद सेकंड सीधा 2021 में जारी किया गया था, क्योंकि इसके बाद पेंडेमिक आ गया था।
और अभी जो जारी किया गया है ये 2021 वाला जारी किया गया है, जो कि 22 जुलाई में इसका संस्करण प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश आपका 7वें स्थान पर है और उड़ीसा जो है आपका 16वें स्थान पर है, छत्तीसगढ़ लास्ट यानी 17वें स्थान पर है। टोटल 17 स्टेट्स को इसमें शामिल किया गया था और पहले स्थान पर इसमें कर्नाटक था और दूसरे स्थान पर आपका तेलंगाना था, हरियाणा तीसरे स्थान पर था। ये मुख्य राज्यों की बात थी। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो मणिपुर पहले स्थान पर था और उत्तराखंड सेकंड पर, नागालैंड थर्ड पर रहा। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में यूटीज की बात करें तो सबसे पहला स्थान चंडीगढ़ का था, उसके बाद लद्दाख को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में जानकारी। अगला प्रश्न, मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भगवानी देवी ने किस श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो ये 100 मीटर की स्प्रिंट में जीता है इन्होंने और ये हुए तो ये फिनलैंड में हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहे हैं गोत्र प्रणाली विवाहों में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए थी। ये कथन गलत है। सभी को पता है कि सगोत्र विवाह आज भी नहीं होते हैं, एक ही गोत्र विवाह नहीं किया जा सकता है और विवाह के बाद जो स्त्रियां हैं वो पिता के स्थान पर पति के गोत्र को अपना गोत्र मानती हैं और एक ही गोत्र के लोग आपस में वैवाहिक संबंध नहीं रख सकते। तो एक पहला कथन गलत है। धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे, ये भी कथन गलत है और ये आज भी नहीं है, सभी वर्गों पर समान तौर पर नहीं है। ठीक है, कुछ नियम ऐसे भी थे जो ब्राह्मणवादी मानदंडों के खिलाफ थे और इन नियमों की उपेक्षा आज तक भी की जाती है, हालांकि इससे कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है। धर्म सूत्रों में कुछ 8 प्रकार की शादियों की मान्यता की, तो इसमें कथन ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। यहाँ अधिकारी दिए हैं और साइड में उनसे संबंधित वो व्यापार दिया है। तो सराय अदल कौन था? कपड़ा किराना बाजार का जो अधिकारी होता था। शाहना ये मंडी ये बाजार अधीक्षक होते थे। बरीद ये खुफिया अधिकारी होते थे और मुन्या ये गुप्त जासूस हुआ करते थे। तो ऑप्शन ये सब सही लगे हैं। ऑप्शन आप चुन लीजिए, ए का पहला, बी का दूसरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को फिर से सुमेलित करना है। पुरातात्विक स्थल हैं और उनके जिले दिए गए हैं, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था। आलमगीरपुर वो मेरठ जिले में है, ठीक है, और उसका जो बड़गांव आपका है वो आपका सहारनपुर में है। सनौली आपका बागपत में, कालपी आपका जालौन में। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए एक बार। ऑप्शन आपका डी का चौथा और सी का दूसरा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस शासक के शिलालेखों पर गजेब-तेकारा की उपाधि है? तो ये विजयनगर शासन से संबंधित है और ये आपके देवराय द्वितीय जो शासक थे उनके शिलालेखों पर गजेब-तेकारा की जो उपाधि है वो अंकित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ ले सकेंगे? तो जितने भी आपके राज्य के सभी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी ग्रेड के हों, ए ग्रेड हो, बी ग्रेड, सी ग्रेड, कोई भी ग्रेड हो, ये सभी लाभ ले सकेंगे चिकित्सा में शुरुआत। और ऐसी योजना को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है, देश का पहला यूपी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 44वें शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कह रहे हैं 44वां शतरंज ओलंपियाड ओडिशा में आयोजित किया गया, ये गलत है। पहला शतरंज ओलंपियाड जो है वो चेन्नई में, 44वां है ये। 44वां शतरंज ओलंपियाड जो है वो चेन्नई में आयोजित किया गया, चेन्नई के तमिलनाडु में। मैं उल्टा बोल रही हूँ, तमिलनाडु के चेन्नई में। यह भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्षों में के बाद आयोजित की गई है, ये बात भी सही है। अगला कथन है, महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, गलत है। भारत ने कांस्य पदक जीता है, जबकि यूक्रेन ने आपका स्वर्ण जीता है और जॉर्जिया ने आपका रजत जीता हुआ है। तो कथन 3 गलत है। FIDE ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल की स्थापना की है, ये कथन भी सही है। तो आपका दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सहायक संधि का क्रम दिया गया है, तो मैसूर जो है आपका 1799 में इन्होंने हस्ताक्षर किए थे और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आप काल क्रम याद कर लीजिएगा, ईयर्स आप इतने ज्यादा याद ही नहीं कर सकते, याद हो ही नहीं सकते। तो अगर हम क्रम याद करें तो सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया था, उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा और उसके बाद भोसले, सिंधिया, जोधपुर, ठीक है, उसके बाद जयपुर हुआ, भरतपुर हुआ, इस तरह से। तो अगर मैसूर पहला था और मैसूर के बाद तंजौर ने स्वीकार किया है, तो मैसूर ने 99 में इसको एक्सेप्ट किया था, तो तंजौर 97 में हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं है और यही आपका आंसर है। और क्रम भी यही है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, फिर अवध और जोधपुर काफी बाद में है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मालाबार विद्रोह के में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये मालाबार विद्रोह जो है आपका वही जो मोपला विद्रोह है उसी को मालाबार विद्रोह कहा गया है। ये मुस्लिम दंगों के रूप में भी इसको जाना जाता है। वर्ष 1921 का मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम काश्तकार विद्रोह था। ऑप्शन ए सही है। मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया है, तो ये गलत है क्योंकि ये धार्मिक विद्रोह नहीं, इसको दक्षिण भारत में होने वाला पहला राष्ट्रवादी किसान विद्रोह कहा गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पी वॉट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की एक पहल है। गलत है, ये दिल्ली की नहीं मद्रास की पहल है। मद्रास आईआईटी ने इसको बनाया हुआ है। एक टूल है बेसिकली ये, जो कि ये पता करता है कि ह्यूमन की बॉडी में कैंसर सेल की कितनी संभावना है। कैंसर को लेके भविष्यवाणी को लेके एक रणनीति तैयार करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। तो कथन आपका 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया नरेंद्र मोदी जी ने। और ये क्या है आपका गांधीनगर गुजरात में। अगला प्रश्न है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किन महाजनपदों का उल्लेख है? तो महाजनपद आप सभी को पता होने चाहिए, 16 हैं, जिनको आप स्टेट वाइज याद कीजिएगा। इस तरह से आपको ये याद नहीं होंगे। और ये कुछ इस तरह से हैं, आप सुन लीजिए। काशी, कुरु, कौशल, पांचाल, अंग, मच्छ या मत्स्य जिसको कहते हैं, मगध, सूरसेन, वज्जी, अश्मक, मल्ल, अवंती, चेदी, गांधार, वत्स, कंबोज। ठीक है। और जो आपका तक्षशिला है वो गांधार की राजधानी थी। तो इनमें से तक्षशिला जो है वो महाजनपद नहीं है। यानी 2, 3, 4 आपका महाजनपद है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, ऐसे कौन से 2 महाजनपद हैं जो वर्तमान में भारत से बाहर स्थित हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित मध्यकालीन साम्राज्यों पर विचार कीजिए और उनके गठन के संदर्भ में कालक्रमानुसार व्यवस्थित उनको कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार अभी अभी हमने आपको ट्रिक बताई हुई थी। जो मामलूक वंश था आपका, वही आपका दास वंश था, उसी को आपका गुलाम वंश कहते थे। ठीक है। तो गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है। तो पहला गुलाम वंश, दूसरा आपका खिलजी वंश, तीसरा आपका तुगलक वंश और चौथा आपका सैयद वंश। ठीक है। तो इस तरह से ये क्रम है, आप क्रम ढूंढ लीजिए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चंद हुदड़ों की खोज एनसी मजूमदार ने की थी। ये बात सही है। ये रंगपुर पंजाब में स्थित है। देखिए, रंगपुर जो है वो पंजाब में नहीं है, ये रंगपुर गुजरात वाले की बात हो रही है, जो कि सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है। हालांकि रंगपुर आपका एक पंजाब में भी है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए रखा गया है। मोहनजोदड़ो की व्याख्या मृतकों के टीले के रूप में की गई, सभी को पता है। ऑप्शन 3 सही है। जो राखीगढ़ी स्थल की खोज 1969 में हुई थी, ये कथन भी आपका सही है। तो सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नीचे दिए दो वक्त अगला प्रश्न आपका दिया गया है, असर्शन पे है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अवधि के दौरान कई बाजार सुधार प्रस्तुत किए गए थे, ये बात सही है। उसे बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने की आवश्यकता थी, ये बात भी सही है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र जीता था। वो सिकंदर कहलाना पसंद करता था, खुद को उसने सिकंदर सानी की उपाधि भी दी थी। तो इसके लिए सेना का रखरखाव भी चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दिया है? $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनानी है उत्तर प्रदेश की, ये उत्तर प्रदेश के सीएम सरकार का कह सकते हैं महत्वाकांक्षी परियोजना है, 1 ट्रिलियन बनाने के लिए इसको। और इसके लिए आपका जो ओडी ओपी है उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ का एक विशेष उत्पाद का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए, वहाँ से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवा में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य उत्सव का आयोजन किया है? तो ये आपका किया है विद्युत मंत्रालय ने। और क्योंकि विद्युत मंत्रालय ऑप्शन में नहीं, ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है। और ऊर्जा मंत्रालय के आपके केंद्रीय मंत्री कौन है, वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है? आनंद मठ जो है वो लिखा गया है। और ये एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास से माना जाता है, जो आपका सन्यासी विद्रोह हुआ था उसके ऊपर ये लिखा गया है। राजा राममोहन राय के संदर्भ में कथन कौन कौन से सही हैं? देखिए, चुनिए सही कथन। वह भारतीय वैदिक विचारों से बहुत प्रभावित थे, ये गलत है, क्योंकि वैदिक विचारों से वो प्रभावित नहीं थे, वो आधुनिक पश्चिमी विचारों के व्यक्ति थे। और जो वैदिक विचार थे वो आपके महर्षि दयानंद जी के थे। ठीक है। वेदों की ओर लौटो, उन्होंने ही एक नारा दिया था। तो पहला आपका गलत है और पहला गलत है, सही उत्तर का चयन करना है। तो ये खत्म हो गया। कह रहे हैं इनकी पहली प्रकाशित कृति जीवन रचित थी, ये गलत है। इनकी जो पहली प्रकाशित जो कृति है वो तोहफत उल मुवाहिदीन एकेश्वरवाद पर आधारित थी। और इसका एक इंग्लिश नाम भी है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तोहफत उल मुवाहिदीन पुस्तक का इंग्लिश
एग्जाम है वो क्या है, वो अधिकांश किसी भी वनडे एग्जाम में पूछ ली जाती है। इन्होंने महिलाओं की मुक्ति की दिशा में कार्य किया, ये बात सही है, तो ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 3 सही होने का मतलब कथन आपका ये सही होना चाहिए, लेकिन 4 भी देख लेते हैं। नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि 2 गलत है, तो यही होगा, ठीक है, 3 और 4। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, ये भी सही है। अगला है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने की स्वीकृति दी है? ये क्रोएशिया ने करी थी। क्रोएशिया की जो पहली मुद्रा थी वो आपकी थी क्या, खूना। अब इन्होंने यूरो को अपना लिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में कृषि जनगणना का कौन सा संस्करण था? ये आपका 11वां संस्करण था, ठीक है, 2022 में जो शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम सत्तनार द्वारा रचित था। नहीं, इनके लिए एक और कवि हैं जिनका थोड़ा अटपटा सा नाम है, इलैयार्गो आगदिल करके कुछ है, मुझे कहना नहीं आता उसको, तो ये सत्तनार तो नहीं थे, तो पहला कथन गलत है। उसमें पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित देवताओं के बारे में वर्णन है, तो ये कथन भी आपका गलत है। क्यों गलत है? कि जो पुराण लिखे गए हैं उसमें देवियों के बारे में भी है, स्त्रियों के बारे में भी, तो ये गलत है। तो ना तो 1 ना ही 2। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम अपनाया था? तो ये अपनाया था सिकंदर लोदी ने, और इन्होंने एक नाप का एक पैमाना चलाया था, क्या नाम था उसका, वो आप बताइएगा, ठीक है, हम आपके लिए छोड़ते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और सिकंदर लोदी ने ही आगरा की स्थापना करी थी। ये फारसी भाषा में छंद लिखा करते थे, जिसको गुलरुखी उपनाम से लिखा करते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। मंडल पूछे गए हैं, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, और जो आपका पहला और 10वां मंडल है वो लास्ट में जोड़ा गया है, ठीक है। 9वां मंडल जो है वो आपका सोम को समर्पित है, और जो आपका 8वां मंडल है वो एक परिवार की कहानी से संबंधित है, कर्ण परिवार से, और जो आपका जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में है, और ये सूर्य को समर्पित है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, सुमेलित करना है, किताबें दी हुई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, तो जो रेहला लिखी है वो इब्न बतूता ने लिखी है, एकदम सही है। तुगलकनामा, तुगलकनामा जो लिखा है वो आपका अमीर खुसरो ने लिखा है। अच्छा, मैच नहीं करना है, कौन सा, 2 सही सुमेलित है, ओके। तो तुगलकनामा जो लिखा है वो अमीर खुसरो ने लिखा है, तो ये तो गलत हो गया, और जो शाहनामा लिखा है वो फिरदौस ने लिखा है, ये सही है पुस्तक। और जो तहकीकात ए हिंद है वो अबू बकर ने नहीं लिखा, उसको अलबरूनी ने लिखा है, जबकि अबू बकर ने क्या लिखा है, चचनामा नाम एक ग्रंथ है, ठीक है, उसको लिखा है। और जियाउद्दीन ने फिर कौन सा लिखा है, जियाउद्दीन बनी ने लिखा है फतवा ए जहांदारी। किससे संबंधित है पुस्तक, ये आप हमें बताइए। तो यहाँ तीसरा और पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने किलों को विकसित करने के लिए एक कार्य योजना का निर्णय लिया है? ये आपके 31 किले हैं, और ये चित्रकूट वाले क्षेत्र में बुंदेलखंड रीजन में इनको विकसित किया जाएगा, मेनली आपका कलिंजर का किला वगैरह ये जो स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के 14वें राष्ट्रपति, ये गलत है, क्योंकि 14वीं राष्ट्रपति तो आपकी प्रतिभा पाटिल जी ही थी, ये आपकी 15वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक है। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा जी को 64.03% से हराया, ये कथन सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्रोह दिए गए हैं और इनको मैच करना है, तो आपका संथाल विद्रोह है, इसको सब बहुत बेहतर जानते होंगे, 1855 में हुआ था, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। और जो आपका कोल विद्रोह है बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था 1831 में ही, तो सी का आपका सेकंड होना है, ए का आपका फर्स्ट होना है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाना है। खरवार विद्रोह जो है 1870 में हुआ था, और खरवार विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था, जो आपका छोटा नागपुर रीजन था, नहीं बिहार रीजन था, छोटा नागपुर रीजन ये था आपका कोल विद्रोह वाला, ठीक है। और जो संथाल था वो आपका संथाल था वो आपका बिहार रीजन था, ठीक है। और जो आपका चुआर विद्रोह है ये चुआर रीजन रहा, ठीक है। अगला है, सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास जी द्वारा की गई थी, सही है। ये जो घासीदास थे, एक कह सकते हैं जो गैर ब्राह्मण जातियों से जो लोग आते थे उनके लिए ये आंदोलन था, मेन रूप से ये चमड़े का काम किया करते थे जो घासीदास थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी थी, ऑप्शन सी बी भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे आपके। भारत के निम्नलिखित में से कौन से 2 स्थल हैं 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में शामिल किए गए हैं? देखिए, ये टाइम मैगजीन में शामिल किए गए हैं आपके 2 शहर, अहमदाबाद और केरल, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के संदर्भ में
कौन से कथन सही हैं? इस अधिनियम के तहत केवल विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह का गर्भ समाप्त किया जा सकता है। ये बात तो सही है 20 सप्ताह का, लेकिन केवल विवाहित जो लगा है ये गलत है, क्योंकि विवाहित और अविवाहित दोनों को इसमें शामिल किया गया है, ये अधिकार दोनों को दिया गया है। अगला कथन है, भ्रूण असामान्यताओं के मामले में जो सीवियर कंडीशंस होते हैं उनके मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है। कथन 2 सही है। अगला कथन कह रहे हैं तीसरा कथन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह तक के गर्भ का गर्भपात करने की अनुमति दी है, तो ये कथन गलत है। यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों 3 और 5 को पूरा करने में मदद करेगा। देखिए, सतत विकास लक्ष्य जो SDGs हैं उसमें तीसरा क्या है, 3.1 है, 3.7 है, ये सब और 5.6 है। इनमें क्या लिखा हुआ है, ये जो है वो मातृ मृत्यु दर को समाप्त करने से रिलेट है, ये उसमें सहायता करेगा, तो ये कथन सही है। तो दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाना है। अगला प्रश्न है, संगम काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संगम है, बिल्कुल सही है, संग्रह है, सॉरी। अगला है, इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी, ये कथन भी सही है, तो कथन दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? मध्य एशिया से आए शकों को मलेच्छ कहा जाता था। हाँ, सही है ये कथन, क्योंकि जो शक मध्य एशिया से भारत में आए थे, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशी इनको माना गया था। संस्कृत में इनको मलेच्छ शब्द दिया गया था। संस्कृत ग्रंथ और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया, ये कथन भी शब्द है, ये कथन भी सही है। वणिक यानी कि उनको बनिया शब्द से संबोधित किया गया है, और ये सारी परिस्थितियां आपका जो मृच्छकटिकम नाटक है शूद्रक का, उसमें देखने को मिलती हैं। तो आपका दोनों सही है, ए और बी, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक काल के दौरान तक्ष शब्द संदर्भित करता है। तक्ष जो थे, तक्षण बढ़ई को कहा जाता था, ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे धातुकर्मी को कहा गया था कर्मा, ठीक है, और जो साहूकार थे इनको कहा गया था वेकनाट, और जो आपके नाविक थे इनको अरित्री कहा गया था, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में कई अन्य नाम थे, जैसे कि आप हमें बताइएगा निष्क जो थे वो क्या चीज थे, और पण जो थे वो क्या चीज थे। अगला प्रश्न है, असर्शन कह रहा है, कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हाँ, सत्य है। अकबर की राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी थी। हाँ, ये भी सही है। एक तो उनको साम्राज्य विस्तार करना था, ये उसके उद्देश्य थे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मुगल शासकों में अकबर की जो राजपूती नीति जो थी वो धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी थी, और ये इसकी सही व्याख्या करता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक है? ये आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, जो हिरासत में लिए जाते हैं। राज्यों में नहीं है, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित रूप से सब में एक साथ उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है आपका, मिस्र ने किन भारतीय कंपनियों के साथ सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ये रिन्यू पावर, ये भारतीय कंपनी है, इन्होंने 8 अरब डॉलर के निवेश से सुएज नहर के आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन जो प्लांट है उसको स्थापित करने के लिए मिस्र की गवर्नमेंट के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये प्रश्न सभी को पता होना चाहिए, बहुत आसान सा है। खान बहादुर ने जो नेतृत्व किया था वो आपका किया था कहाँ का? बरेली का। कई अन्य नेतृत्वकर्ताओं के क्षेत्र भी आपको जानने चाहिए, जैसे कि जनरल बख्त खान ने आपका दिल्ली का नेतृत्व किया था, नाना साहिब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, रानी लक्ष्मीबाई झांसी और शाह महल ने बागपत का नेतृत्व किया था। वर्ष अच्छा कानपुर में, अच्छा चलिए नाना साहिब हम बता चुके हैं। वर्ष 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया था? प्रेस के प्रतिबंध को हटाया था सबसे पहले, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है? ये आपका किया है IIT मद्रास को। उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग देने के लिए अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इसमें पूरे भारत के डिफरेंट श्रेणी के डिफरेंट विषय में, डोमेन में उच्च शिक्षण संस्थानों को एक रैंकिंग दी गई है, जिसमें कि आपका मद्रास जो है प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित करी गई है।
नाम से समझ में आ रहा है कि जीवन यापन, गरीबी, भुखमरी इन सब चीजों पर आधारित रिपोर्ट है, जो कि कुछ विकासशील देशों को सम्मिलित करके उनका विश्लेषण करके जारी की गई है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस भाषा में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं? ये जो भाषा नहीं बल्कि लिपि, किस लिपि में? तो अशोक के जो अधिकांश लिपि, वो जो अभिलेख थे वो प्राकृत लिपि में थे, लेकिन एक लिपि ऐसी भी थी जो अरामाइक थी, ग्रीक भाषा में। और इनको सबसे पहले किसने पढ़ा था? उनका नाम आप हमें कमेंट में बताएं। अरामाइक लिपि, यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही है। और ब्राह्मी लिपि में भी इनके कुछ अभिलेख मिले थे, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया था। ये गलत है, अस्वीकार कर दिया था उन्होंने। मानते थे वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जैसे एक जो प्रेमी है, जो दुनिया की परवाह किए बिना अपना मतलब एक दीवानेपन के साथ जो अपने प्रिय से जुड़ा रहना चाहता है। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत है। उन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए। इन्होंने जैसे किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, जैसे कि किसी नाम का जाप, जिक्र होता है किसी नाम का जाप, या चिंतन, या समा, या गाना जिसको कहते हैं, रक्ष यानी कि नृत्य, इन सब चीजों को इसमें शामिल किया था। जैसे आपने सूफी सॉन्ग्स भी सुने होंगे, सूफी नृत्य भी देखा होगा, एक समा बन जाता है। तो ये कथन एक सही था। 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ही बसने लगे। 12वीं शताब्दी के मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ही बस गए थे। ये कथन गलत है। हालांकि कथन एक्चुअली सही है, बट ये 12वीं शताब्दी में नहीं, ये 11वीं शताब्दी में हुआ था ये काम। और इसमें सबसे मजबूत जो सिलसिला था वो चिश्ती सिलसिला था, चिश्ती संप्रदाय था। ठीक है, जो सबसे प्रभावशाली तौर पर हिंदुस्तान में देखने को मिला। सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या धर्मशालाओं में किया, ये बात भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या है, सही उत्तर चुनना है। चौथा सही है, दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला कथन कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति में एकेश्वरवादी था। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम सभी को पता है, हमने जो ऋग्वेद का अध्ययन किया या जो प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया, उसमें हमने पाया कि जो आदिकालीन समाज था वो तरह तरह के देवताओं को पूजता था। जो वैदिक कालीन समाज था, जैसे कि उनके पास आकाश के अलग देवता होते थे, वरुण हुए, और सूर्य देवता अलग थे, और मित्र देवता, विष्णु देवता, अंतरिक्ष के देवता अलग होते थे, जैसे कि इंद्र देवता हुए, रुद्र हुए, पृथ्वी के देवता अलग होते थे, जैसे कि अग्नि, बृहस्पति, सोम। तो ये नहीं कह सकते कि जो ऋग्वेद था वो एकेश्वरवादी था। तो पहला कथन गलत है। अगला कह रहे हैं, ऋग्वेद में इंद्र का को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया है। हाँ, ये बात सही है। ऐसा माना जाता था कि इंद्र जो है, इंद्र का अर्थ ही होता है पुरंदर, जो कि किलों को नष्ट करने वाला व्यक्ति बताया गया है। और अगर उनको पूजा नहीं जाता था तो वो नाराज हो जाते थे, ऐसा कुछ था। और भारी भरकम वर्षा, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट वहां पे था, देखने को मिला। तो कथन 2 सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 और 2 का सुमेलन करना है। निर्माता दिए हुए हैं, उनसे रिलेट इमारतें दी गई हैं। मुझे लगता है फिर से एक बार बहुत आसान सा प्रश्न है। अकबर ने जो निर्माण कराया वो जहांगीरी महल का करवाया है। जहांगीर ने निर्माण करवाया है मोती मस्जिद का, जो कि आपकी लाहौर में है। शाहजहां ने निर्माण करवाया है शालीमार बाग का, जो कि अभी वर्तमान में लाहौर में है। औरंगजेब ने जो निर्माण करवाया है बादशाही मस्जिद का, वो भी लाहौर में है। तो आप इसमें से कूट का चयन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए राशि को 1100 से बढ़ाकर 2100 करने का निर्णय लिया है। तो ये कथन एकदम सही है। जो स्कूल में बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराई जाती है, स्वेटर, जूते, मोजे, स्कूल बैग और साथ में स्टेशनरी। अगला कथन कह रहे हैं, यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से बच्चों के माता पिता को दी जाएगी। यह बात भी सही है, क्योंकि इससे पहले बेसिक शिक्षा परिषद में होता क्या था, ये जो पूरा स्टेशनरी का जो सामान और स्कूल ड्रेस, जो स्वेटर है, यूनिफॉर्म है, ये सारा कुछ वहाँ के शिक्षक को दिया जाता था, हेडमास्टर को, जो कि वितरित किया करते थे। तो ऊपर से लेके नीचे तक सब लंबी चौड़ी घोटालेबाजी होती थी। अभी ये डिसाइड किया गया है कि इस राशि को सीधा सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा उसके पेरेंट्स को दिया जाएगा। तो दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। ये कथन गलत है। पहली जो वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की जो बैठक है, जो कि G20 के अधीन हुई है,
जिसमें G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, सभी को पता होगा। और ये वर्ष भर चलेंगी इनकी बैठकें, पूरे वर्ष में लगभग 200 बैठकें होंगी। तो ये जो है ये की जा रही है कर्नाटक में, बेंगलुरु में की गई थी, की जा रही नहीं, की गई थी। और G20 के लिए अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। ये कथन सही है, G20 में कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होता, उसका एक कोई प्रमुख व्यक्ति नहीं होता, उसमें व्यक्ति को शेरपा नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष के तौर पर एक पूरा देश ही होता है, जैसे कि इस बार भारत कर रहा है। इससे पहले इंडोनेशिया ने किया था। अगली बार कौन करेगा वो आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि इसकी चर्चा हम करंट अफेयर वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ केवल 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? तो देखिए, जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना राजा राम मोहन द्वारा जो की गई थी 1814 में करी गई थी, और 1828 में उनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका, क्या कह रहे हैं, वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? देखिए, ये चीन में भेजा गया था, और इसका एक अच्छा खासा इतिहास है। अभी पिछले कुछ शायद 1 या 2 वर्षों में मैंने इसको कहीं एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में इसको पढ़ा था, बहुत ही अच्छा लेख दिया गया था। हुआ क्या था, ये जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में काफी मतभेद भी उभर के आए थे। यहीं पर एक कार्ड बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया था, और उनके अनुयायियों ने कांग्रेस के भीतर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी का गठन किया था। यहाँ त्रिपुरा देखा जाए तो विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीन का भारत साथ दे रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था। और यहाँ पर जापानी सेना के विरुद्ध जो चीनी लोग लड़ रहे थे, उनके सहयोग के लिए, उनके संघर्ष के सहयोग के लिए एक मेडिकल मिशन भेजा गया था चीन में। और न्यूज़पेपर में बताया था कायदे से, उसकी एडिटोरियल की हेडलाइन मुझे कुछ कुछ याद आ रही थी, जो कुछ इस तरह से थी। अभी हाल ही में जब कोविड आया तो लिखा हुआ था कि चीन को परेशानी में हमने डॉक्टर्स भेजे, और चीन ने हमें एक वायरस भेजा, यानी कि कोविड को भेजा। और वो जो डॉक्टर थे, उनका नाम, उनको भगवान माना जाता है चाइना में आज भी, डॉक्टर कोटनिस नाम था उनका। एक डॉक्टर अटल थे, उनके नेतृत्व में डॉक्टर कोटनिस के साथ 5 डॉक्टर और गए हुए थे, और चीन में इनको देहुआ नाम से जाना जाता है, देहुआ। मूल रूप से ये मेरे ख्याल से, मुझे जितना याद है, शायद महाराष्ट्र से थे। वहां पे चीन में इनकी बहुत बड़ी कांसे की प्रतिमा भी लगी हुई है, सिंजियांग प्रांत है कोई, वहां पे, वहां लगी हुई है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक तहसील एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह भारत सरकार की एक पहल है। तो देखिए, ये गलत कथन है, क्योंकि हमने पढ़ा ODOP, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। और जब इसकी एक अप्रत्याशित सफलता दिखी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक तहसील एक उत्पाद योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया। तो ये भारत सरकार की नहीं, बल्कि प्रदेश सरकार की एक पहल है। उसके बाद सेकंड कथन में कह रहे हैं कि एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो ये कथन सही है, तो केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला हुआ है? तो ये है आपका नारम, यानी कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, जो कि आपका एक है ICAR, कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो स्थापित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, देखिए, ये कुछ स्थल दिए गए हैं जो कि पुरापाषाण काल से रिलेट हैं। जैसे भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में ही है, आदमगढ़ की पहाड़ियां जो हैं ये नर्मदा घाटी में ही है। पोटवार का पठार, देखिए ये दक्षिणी भारत में नहीं है, पोटवार का जो पठार है ये सोन नदी घाटी है, सोन घाटी में स्थित है। अगला है कुरनूल, तो ये कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। और इसके अलावा भी बहुत सारे पुरापाषाण कालीन स्थल हैं, जैसे कि उत्तर भारत में आपकी शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, आपके चेन्नई के निकट एक अत्तिरमपक्कम एक स्थान है। तो इस तरह से हैं चीजें। अगला है, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है। पहला कथन है, मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया। गलत है, ये लोग आमतौर पर फारसी भाषा का उपयोग करते थे, और फारसी भाषा में इनके कई ऐतिहासिक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपि के रूप में थी, बिल्कुल सही है। ये पांडुलिपि क्या होता है? जो चीजें हाथ से लिखी गई हैं, यानी हस्तलिखित जो प्रतियां होती हैं, उनको पांडुलिपि कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस राज्य में दिया? तो देखिए, सबको पता है यूपी में दिया है, और वाराणसी के सारनाथ में दिया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। जो इनका पहला उपदेश था, इनको एक टर्म से बताया जाता है जिसका नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन।
ठीक है, या फिर इसको धम्म का पहिया घुमाना इस तरह से करके कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने मुख्य 5 जो सिद्धांत है, मुख्य जो 4 सिद्धांत हैं वो इसमें शामिल हैं। कौन कौन हैं? दुख का सत्य क्या है, दुख की उत्पत्ति का कारण क्या है, दुख की समाप्ति किससे है, दुख की समाप्ति के लिए सत्य का मार्ग क्या है। यानी उनको 4 जो शब्द हैं वो दिए जाते हैं, दुख, समुदाय, निरोध और अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन अच्छा असर्शन दिया है। त्रिपक्षीय संघर्ष चालुक्यों, सातवाहनों और पालों के मध्य हुआ। देखिए असर्शन गलत है, सभी को पता है जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो भारत में आमतौर पर जो भारत के जो पूर्वी भागों में पालों का नियंत्रण था, पाल शासकों का, और पश्चिमी क्षेत्र में प्रतिहारों का नियंत्रण था, और आपके जो दक्कन क्षेत्र है उसमें राष्ट्रकूटों का नियंत्रण था। तो ये जो संघर्ष था ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य था। यहाँ पे चालुक्य और सातवाहन का कोई मतलब नहीं है। और ये जो संघर्ष था ये कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए था। उस समय में कन्नौज एक पावर के रूप में था। तो कथन तो गलत है, कारण सही है। कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को प्रारंभ करी गई? ये आपकी 27 जुलाई 2022 को की गई। और क्या थी ये योजना? इसमें आपका जो किसी जिले में, इसमें आपका नगर का जो नवीनीकरण है या उसका जो सुंदरीकरण, जैसे कि सीवरेज व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग, स्वच्छता और चौराहों का सुंदरीकरण, मार्गों पर प्रकाश, लाइटनिंग वगैरह, और सामुदायिक केंद्रों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मिशन कुशल कर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहे हैं यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो ये गलत है, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं बल्कि दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ये किया गया है। अगला कथन कह रहे हैं योजना के तहत कोविड-19 के दौरान माता पिता को होने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये गलत है। देखिए ये जो मिशन कुशलकर्मी है वो इसलिए चलाया जाएगा कि जो निर्माण कार्य में जो श्रमिक लगे हैं उनके स्किल्स को बढ़ावा देना, उनके कौशल के उन्नयन के लिए ये चलाया गया है। तो ना तो कथन 1 ना 2 सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। इधर अध्यक्ष दिए गए हैं और इधर कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं। ये फिर से एक बार बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि हम बहुत बेहतर जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। सरोजनी नायडू जी ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी। तो डी का पहला है और सी का तीसरा होना है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, अर्थात जॉर्ज यूले ने इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और जो रमेश दत्त थे, आरसी दत्त ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, साथ ही आपके अंबिका चरण मजूमदार जो थे उन्होंने भी लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है आपका 106, इसमें कह रहे हैं असर्शन में परिवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वालों के रूप में जाना जाता था। ये सही है, ये किंग मेकर की भूमिका में थे। परिवर्ती मुगल काल यानी कि जो 18वीं सदी है आपकी, उस टाइम की बात है। अगला कथन कारण कह रहे हैं मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षता पूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था। इसका कारण ये नहीं था। देखिए ये जो सैयद बंधु हैं जो किंग मेकर की भूमिका में आए, इसका कारण ये नहीं था कि मुगल प्रशासन जो था या जो वहां के शासक थे वो अयोग्य रहे अंत तक आते आते परिवर्ती मुगल में। तो हाँ ये बात सही है लेकिन इसका कारण ये नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग ने निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये एक ऐप है, इसको कू ऐप कहा गया है। ये माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है जो कि एक जिला एक उत्पाद एमएसएमई से जुड़े और सारी चीजों के लिए है। उसमें यूजर्स के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये मनोज कुमार हैं। और ये जो केवीआईसी है ये आपका एक वैधानिक निकाय है, ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हड़प्पन सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार हेतु लोथल एक विक्रय केंद्र था, ये कथन सही है। अगला कह रहे हैं धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था, ये कथन गलत है। सभी शहरों में नहीं, सभी शहरों में सबसे बड़ा हड़प्पा खुद था, मोहनजोदड़ो था, सॉरी सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था। ठीक है, तो कथन 2 गलत है। अच्छा, भारत में स्थित हड़प्पन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था या सबसे बड़ा शहर कौन सा था, वो आप हमें कमेंट में बताइए, हाल ही में चर्चा में भी रहा है। अगला प्रश्न है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है
कि किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन जाति से स्वतंत्र होते थे। गलत बात है। जात को देखकर उसकी अधिकता के अनुसार ही वेतन और उसका पद का निर्धारण किया जाता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती थी, उसका वेतन उतना ही अधिक बढ़ जाता था। अगला कथन कह रहे हैं कि 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल, 5 भाग ये गलत है। अबुल फजल जो है वो 3 भागों में लिखा गया है, तो कथन 2 भी गलत हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन थे? सभी को पता है ये नागसेन थे। और मिलिंद पन्हो क्या है? इसमें सवाल और उनके जवाब हैं, कुछ सवाल हैं कुछ उनके जवाब हैं। और ये संवाद किसके बीच में हुआ था? जैसा कि पुस्तक नागसेन ने लिखी है, आप हमें कमेंट में बताइए कि ये जो सवाल जवाब का जो संवाद पूरा हुआ था, ये किन किन के बीच में हुआ था। ठीक है। अगला है, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो जो उत्पल वंश है, इनके संस्थापक जो थे आपके अवंती वर्मन थे, जो कि ये जो उत्पल है ये कश्मीर के अंतर्गत एक छोटा सा प्रांत आता था। अगला है प्रश्न 113, क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया। कथन 1 सही है। ग्रामीण क्षेत्रों को करीब 95 लाख महिलाओं को नए समूहों और रोजगार से जोड़ा जाएगा। ये कथन गलत है। यहाँ 66 लाख महिलाओं को नए समूहों और रोजगार से जोड़ा जाएगा। अगला कथन है, ये जो रोड मैप बनाया गया है, इसके तहत प्रदेश में 5 वर्ष के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविका क्लस्टर्स बनेंगे। ये गलत है। 10 लाख से अधिक नहीं बनेंगे, बल्कि 5 लाख कुछ आजीविका क्लस्टर्स बनेंगे, 5.5 लाख के समथिंग। तो तीसरा कथन भी गलत हुआ। अगला है, मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप के लक्ष्य को 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष में समूहों में बांट दिया जाएगा। कथन चौथा भी सही है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये एक योजना बनाई गई, एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। तो पहला और चौथा सही है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो आसान है ये भी, क्योंकि 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, सबको पता है। सीवी रमन जी के जो रमन प्रभाव था, इस सब से रिलेट है ये। अगला है 27 सितंबर, तो ये हमको बहुत बेहतर नहीं पता है 27 सितंबर को क्या है। 8 मार्च पता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ए का दूसरा होना है, और ए का दूसरा और सी का तीसरा होना है। एक का दूसरा, सी का तीसरा। अच्छा, इन दोनों में है। तो 1 मिनट मुझे ये देखना पड़ेगा। 1 मिनट प्लीज, प्लीज वेट एंड वॉच, प्लीज प्लीज, सॉरी फॉर वेट। देखिए, ये है 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है। डी का पहला होना है, तो कथन आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सी का तीसरा, यानी कि वो तो हो ही गया, सी का तीसरा। बी का चौथा, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसान आंदोलनों पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, जो किसान आंदोलन हुए थे आपके, ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था उस दौरान, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किसान सभा का आयोजन किया गया था 1918 में। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का आयोजन ये पहला हो जाएगा आपका, कूट इसके नीचे दिए गए हैं। उसके बाद प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का आयोजन किया गया था, जो कि बाबा रामचंद इनके जो थे संस्थापक या प्रवर्तक थे। ये 1920 की घटना है। और सहजानंद सरस्वती जी ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया था 1936 में। इसमें इंदुलाल याग्निक जी भी थे, एनजी रंगा जी भी थे, और स्वामी सहजानंद मुख्य रूप से मुख्य धारा में थे। तो और उसके बाद बात आती है एका आंदोलन। ये एटा के पास एक जगह है एका, वहां पे 1921 में किया गया था। तो इसको आप ऑर्डर में लगा लीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा उत्तर प्रदेश किसान सभा, यानी कि तीसरा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आएगा अवध किसान सभा, यानी कि चौथा। इसका क्रम मैं यहाँ लगा देती हूँ, कूट नीचे है। पहले तीसरा आएगा, फिर चौथा, उसके बाद आएगा एका आंदोलन यानी कि पहला, उसके बाद आपका आएगा अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, तो आप ये कूट में चाहे तो देख लें कौन सा है। मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन किया गया, एकदम ही गलत कथन है, आप सभी को पता है। महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए, फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, उसको ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही बढ़ावा देने का आह्वान किया गया था। ठीक है, उन्होंने बताया था ये जो औद्योगिकरण है वो ग्रामीणों में रोजगार छीन रहा है, जो ग्रामीणों के जीविका के साधन है, जो कुछ कुटीर उद्योग है, उनको समाप्त कर रहा है। अगला कथन कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। गलत है ये। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में ही विश्वास रखते थे, उनके उत्थान और उनके सुधार के लिए। तो कथन दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और संस्कृति आदान प्रदान योजना हेतु उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत और संस्कृति आदान प्रदान योजना के लिए यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र
और जो आपका संस्कृति विभाग है, इन दोनों ने आपस में एक अनुबंध किया हुआ है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। ये प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। इस प्रश्न का डिटेल है, हम पूर्व में देख चुके हैं इसी टेस्ट सीरीज में, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना है, इस वजह से है ये। अगला है, बौद्ध परिषदों से संबंधित निम्नलिखित स्थलों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, बौद्ध संगतियां दी गई हैं, कालक्रम में व्यवस्थित करना है। फिर से एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्योंकि सभी को पता है पहली बौद्ध संगति जो हुई थी राजगृह में हुई थी, और कहाँ हुई थी, आपकी सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, जिसको सातापानी भी कहते हैं। और यहाँ पे अध्यक्ष आपके कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, मैं इसको पूरा नहीं लिख पा रही हूँ। और यहाँ पे शासक उस समय कौन थे? अजातशत्रु थे। और सेकंड बौद्ध संगति जो हुई है आपकी, वो आपकी कहाँ हुई है? वैशाली में हुई थी, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा। और ये शिशुनाग वंश के जो एक शासक थे आपके कालाशोक, उनकी शासनकाल में हुई थी। वहां पे अध्यक्ष थे साबक मीर, मैं इधर लिख रही हूँ, अगर मैं लिख सकती हूँ तो साबक मीर अध्यक्ष थे, और ये वैशाली में हुई थी। उसके बाद आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, और पाटलिपुत्र में जो मौर्य वंश के जो शासक थे अशोक, उनके टाइम पीरियड में हुई थी। और यहाँ पर जो अध्यक्ष थे मोगली तिस्पुत्र थे, मोगली पुत्र तिस्त, जो भी उनका नाम रहा हो। और उसके बाद चौथी जो हुई थी कश्मीर कुंडलवन में हुई थी, जहाँ पे कुषाण वंश का जो आपका शासक कनिष्क था, और अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष आपके अशोघोष थे। तो इस तरह से आप इसको क्रम में लगा लीजिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगला प्रश्न है, हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? देखिए, हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, कथन 1 सही है। महानवमी त्योहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था, कथन 2 भी सही है। महानवमी वही जो आपका नवरात्रि है, तो ये है। वहां के एक विट्ठलनाथ विजय विट्ठल मंदिर है, वहां पे ये मनाया जाता था। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आत्मा, 1 सही है। त्रिशला महावीर स्वामी की माता जी थी, नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आत्मा नहीं होता है। आत्मा दिया है मैं इसको जल्दी में, इसका जिन का शब्द का अर्थ होता है विजेता। और किस चीज का विजेता? जिसने इंद्रियों पर विजय कर ली हो, उसको कहते हैं जिन। ठीक है, और उसी से शब्द बना जैन। ठीक है, दूसरा कथन है, त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी, ये कथन सही है। त्रिशला जो लिच्छवी गणराज्य था, उनके शासक जो चेटक था, उनकी बहन थी। अगला प्रश्न है आपका, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये जो चंद्रदेव था, वो आपका गढ़वाल वंश का संस्थापक था। और आप हमें बताइए, जो गढ़वाल वंश था, उसका अंतिम शासक कौन था? ठीक है, वो आप हमें बताएंगे कमेंट में। अगला प्रश्न है, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट पीजीआईडी 2019-20 रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के मथुरा और औरैया जिले स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में अग्रणी है, ये बात एकदम सही है। अगला कह रहे हैं, इसे स्कूल और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है। इसको जो जारी किया जाता है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्रालय नहीं है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो केवल कथन 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य ऐसा बना है जहां 13 एक्सप्रेसवे हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो 13 एक्सप्रेसवे हैं, इनमें से आपके 6 जो हैं जिनका निर्माण हो चुका है, बाकी जो आपके 7 हैं वो निर्माणाधीन हैं अभी। अगला प्रश्न है, देखिए देख लीजिए कौन कौन से निर्माण हो चुके हैं। जैसे कि आपका यमुना एक्सप्रेसवे है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इनका निर्माण हो चुका है और ये सुचारू रूप से चल रहे हैं। और जो निर्माणाधीन है उनमें आपका गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, दिल्ली सहारनपुर टू देहरादून एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलियाज से माझीघाट एक्सप्रेसवे, तो ये आपके निर्माणाधीन है और निर्माण कार्य इन पर चल रहा है। अगला प्रश्न है आपका, अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी थी? ये आपके सादत खान थे, जिन्होंने ऐसा किया था 1722 में। सबसे पहला ये स्वायत्त राज्य बना था। प्रश्न है, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहली तो आपकी इलाहाबाद की ही संधि हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी 1765 में हुई थी। और कौन से युद्ध के बाद हुई थी? जो आपका बक्सर हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और दूसरी ओर कौन कौन थे? अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, इनके बीच में हुई थी त्रिपक्षीय एक संधि थी। रंगपट्टनम की संधि जो आपकी हुई थी, ये आपकी शायद द्वितीय नहीं, तृतीय में आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो ये 1792 की बात है। मंगलौर की संधि जो हुई थी, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, तो ये आपकी 1784 की बात है। अमृतसर की जो संधि है, ये आपकी महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य एक त्रिपक्षीय संधि ये भी थी।
तो इसको आप अगर ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिएगा तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये आपका पंचायती राज विभाग है, इन्होंने जारी किया है। और ये क्या, अगला प्रश्न है, नारी को नमन योजना की जो शुरुआत की गई है वो हिमाचल प्रदेश से की गई है। यहाँ के जो सीएम है जयराम ठाकुर जी, उनके द्वारा लॉन्च करी गई है। और इसमें है क्या, जो हिमाचल प्रदेश का जो पथ परिवहन निगम है HERTC, इनकी बसों में जो स्त्रियों के लिए 50% यानी महिलाओं के लिए 50% किराए में छूट देने की जो है वो घोषणा करी गई है। अगला प्रश्न है, महाशिला कंटक और रथ मूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किसने किया था? तो ये आपका अजात शत्रु ने किया था। और अजात शत्रु को और भी कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये बिम्बसार का पुत्र था, आप हमें बताइएगा। ये पितृहंता, इस पूरे वंश को ही पितृहंता कहा जाता है, हर्यक वंश था ये। और देखिए ये जो महाशिला कंटक है और ये रथ मूसल, ये क्या है? तो आपने अभी एक मूवी देखी होगी, आई थी कुछ समय पहले, बाहुबली। बाहुबली मूवी में जो दो हथियार इसी तरह के प्रयोग किए गए हैं, एक तो पत्थर जैसा गुलेल यूज किया गया है, कपड़े में पत्थर को बांध के दूर तक फेंकता है, तो युद्ध के इंजन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था, जो महाशिला कंटक था। और इसको किसने, शायद बाहुबली ने ही इसको यूज किया था। उसको कम हथियार दिए गए थे तो उसने एक जुगाड़ जोड़ तोड़ करके इसको लगाया था। और रथ मूसल क्या था? मूसल जो उसके भाई ने इसको यूज किया था, क्या था उसमें, एक रथ था, आगे एक कटर टाइप लगा हुआ था, जैसे आपके मिक्सर ग्राइंडर में लगा रहता है, वो घूमता जाता था। और सामूहिक हत्या के तौर पे इसका इस्तेमाल किया था, जिससे उसके अपनी प्रजा की भी बहुत हत्या हो गई थी। तो ये बाहुबली मूवी में ही दोनों हथियार दिखाए गए हैं, एकदम से हूबहू। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कॉर्निश औपचारिक अभिवादन एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। गलत है। ये जो कॉर्निश है, कॉर्निश अभिवादन की एक प्रथा होती थी। इसमें होता क्या था, जो दरबारी थे अपने दाएं हाथ की जो हथेली की जो तलहटी होती है, जैसे बीच का जो स्थल होता है, उसको माथे पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। अगला है, तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से है। हाँ, ये आत्म निवेदन होता था तस्लीम का तात्पर्य, यानी कि जो कह सकते हैं एक सबमिशन टाइप का। तो कथन दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असर्शन में कह रहे हैं कि मौर्य प्रशासन ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया था। हाँ, बिल्कुल दिया था, क्योंकि मौर्य प्रशासन बड़ा ही इतना था, इतना विशाल था। उज्जैनी, स्वर्णगिरी, तोसली, तक्षशिला, लगभग 4-5 प्रांत थे। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों इसकी अच्छी व्याख्या है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, चंदावर युद्ध के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इस युद्ध ने गढ़वाल वंश का यह युद्ध गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध था। ये कथन सही है। क्यों सही है? क्योंकि अभी अभी हमने देखा गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। अभी इसी टेस्ट सीरीज में हमने थोड़ी देर पहले प्रश्न बताया था, और वहीं हमने ये भी प्रश्न पूछा था कि इस वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, वो भी आप हमें बताएं। तो ये जो जयचंद था वो अंतिम था, और जयचंद का युद्ध किससे हुआ था? मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। यहीं पे जयचंद को मार दिया गया। और ये चंदावल कहाँ पे हुआ था? ये जो उस टाइम चंदावर कहा जाता था, अभी मौजूद में ये फिरोजाबाद और आगरा के बीच में यमुना नदी किनारे पे एक चंदावल नाम की जगह है, तो वहां पे जयचंद मार दिया गया था। और देखिए यही होता है, जो जयचंद होते हैं इनके नाम पर मुहावरा भी बना हुआ है कि देश को जयचंदों से खतरा है। इन्होंने ही आमंत्रित किया था मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज राय पिथौरा के विरुद्ध, जब तराइन का युद्ध लड़ा गया था। तो ये है, आपके दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और ये तराइन और चंदावर, यही दो युद्ध ऐसे थे, यहीं से टर्की साम्राज्य की स्थापना शुरू हुई, यहीं से एक्चुअली भारत का पतन प्रारंभ हो गया था, कह सकते हैं इस बात को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया? तो ये हैं आपके ध्रुव सेन सिंह। और निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है? स्थानिक का मतलब है क्या है, एंडमिक। एंडमिक का मतलब है यहाँ पे ये इसका क्राइसिस होने वाला है, ये खत्म होने की कगार पे है। चेन कुरिंजी है ये, और ये एक प्रकार के पेड़ हैं, बहुत लंबे वृक्ष होते हैं ये। और दक्षिण भारत में इसको बचाने के लिए एक आंदोलन भी चलाया जा रहा है, जिसको चैन कुरिंजी बचाओ अभियान कहा जाता है। ये बहुत एक आयुर्वेदिक वो है स्पीसीज, इसका उपयोग जो ब्लड प्रेशर, गठिया के इलाज में किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत कांग्रेसी कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था? मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये प्रारंभ हुआ था, सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी INA के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यस, यह भारतीय युद्ध बंदियों की एक सेना थी। हाँ, ये कथन सही है। और इसमें जो भारतीय सैन्य अधिकारी थे वो मोहन सिंह का ये एक विचार था इस सेना को बनाने का। तो INA की स्थापना का मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा स्थापित करी गई थी। हाँ, ये भी सही है। तो यहाँ पे कथन दोनों आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए
निम्नलिखित में से कौन से ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किए गए? देखिए, ये 6 पोर्टल प्रारंभ किए गए हैं जिनको 6 पीज कहा गया है, यानी वो सब पी पर शुरू होते हैं। जैसे कि आपका हुआ प्रज्ञान, जो कि आपका ई लाइब्रेरी से रिलेट है। जैसे आपका प्रवीण है, तो जो छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है उससे रिलेट है। और एक आपका है पहचान, जो कि पहचान पोर्टल है, उस पर सभी माध्यमिक विद्यालयों का वेब पेज बनाया गया है। और इसी तरह से और भी हैं, जैसे कि पंख है, पंख नाम का पोर्टल विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग के लिए है। पहुंच नाम का पोर्टल स्कूल की मैपिंग के लिए है। परख नाम का पोर्टल जो है स्कूल की निगरानी, उसके ग्रेडिंग, उसकी रेटिंग के लिए है। तो इसमें से पहचान भी है, प्रज्ञान भी है, पहुंच भी है, प्रतिष्ठान नहीं है। तो ऑप्शन 1, 3, 2 सही है, 1, 3, 2 यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में रहा, यह कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के काल में किया। महमूद शाह, सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था। ये तैमूर जो है एक टर्किश आक्रमणकारी था और ये बस इसका उद्देश्य सिर्फ लूटपाट था। अगला प्रश्न है, चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूफी संतों की तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा जाता है, समूचे इस्लाम जगत में प्रचलित है। कथन एकदम सही है। जियारत करने लोग आज भी जाते हैं और बहुत प्रसिद्ध ये यात्रा, जैसे सूफी दरगाहों पर यात्रा करने को ही जियारत कहा जाता है। जैसे कुछ लोग मंदिरों की यात्रा करते हैं, जैसे कुछ विशेष मंदिर हैं उनके समूह की यात्रा करने को 4 धाम की यात्रा कहा जाता है। इसी तरह से जो सूफी संतों की जो दरगाह है उस पर जाके यात्रा करने को जियारत कहा जाता है। और इसमें सबसे अधिक पूजनीय जो दरगाह है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जिसको गरीब नवाज भी कहा जाता है। अगला कथन कह रहे हैं, चिश्ती नगद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते थे। ये कथन भी सही है, लेकिन उस दान का ये संग्रहण नहीं किया करते थे, उसको ये पूरी तरह से खर्च कर दिया करते थे। जैसे इनको दरगाहों को सजाने में, खाने में, कपड़े, रहने की व्यवस्था, इन सब चीजों में, महफिलों में वो जो समा बनाया करते थे, गान और जो आपके इस तरह के जो फंक्शंस उनके होते थे, उन सब में। तो कथन आपके यहाँ दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है आपका 141, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय से अवगत कराया, ये सही है। ये जो प्रतिवेदक होते थे ये जनता की राय राजा तक ले जाते थे। एक तरह से कह सकते हैं जासूस हुआ करते थे, जो घूमा करते थे विशिष्ट क्षेत्रों में और वहां से जो प्रजा की राय होती थी गोपनीय तरीके से शासक के पास पहुंचाया करते थे। अगला कथन है, कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तो जो कौटिल्य थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है अर्थशास्त्र, और इन्होंने एक प्रशासन की विस्तृत संरचना का उसी में सुझाव दिया है, जिसमें इसके साम्राज्य की जो संरचना थी वो इस तरह से थी, जैसे कि 800 गांव की एक इकाई होती थी उसको द्रोणमुख कहा गया, 200 गांव की एक इकाई होती थी उसको कारवाटिका कहा गया, 800 गांव की एक इकाई जो थी उसको स्थानीय रूप में जाना गया, और जो 10 गांव की एक इकाई थी उसको संग्रहण रूप में जाना गया। तो ये जो कह सकते हैं स्थानीय जो है वो मुख्यालय हुआ करते थे, ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन दोनों सही हैं आपके। अगला प्रश्न है, अकबर की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो देखिए, सबसे पहले अकबर ने मालवा विजय किया जो कि बाज बहादुर के विरुद्ध था। उसके बाद इन्होंने चित्तौड़ की विजय की जो कि आपकी राणा उदय सिंह के विरुद्ध थी। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध इन्होंने लड़ा जो कि राणा प्रताप का था। देखिए, कालक्रम अनुसार अगर पूछा जाए तो इसमें पूछा ही जाएगा, अगर क्या, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें सीधे से आपको ईयर नहीं याद करने, आप क्रोनोलॉजी बस याद कर लीजिए कि कौन सी घटना किसके बाद घटित हुई। मेरा तो इसी तरह से है, क्योंकि मुझे सन याद नहीं होते और जो न्यूमेरिक डिजिट फॉर्म में जो चीज है मैं उसको बहुत जल्दी भूल भी जाती हूँ। तो एक क्रोनोलॉजी के तौर पर जब आप इसको याद करेंगे तो आप इसको बहुत तरीके से इसको लगा पाएंगे, क्रम से ऑर्डर ऑर्डर इसको कर पाएंगे। लास्ट इनका जो अभियान था वो कांधार अभियान था, जो कि हुसैन मिर्जा इन्हीं के अपने भाई थे, उनके विरुद्ध था। तो इनको आप ऑर्डर में कर लीजिए, पहला ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया? तो ये जो है आईआईटी हैदराबाद ने किया है, नेविगेशन सुविधा है ये, और इसका नाम क्या है, तिहान। ये किसी एक एग्जाम में पूछा भी गया है, मुझे ठीक ठीक याद नहीं, किसी वनडे एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? तो ये जो आपकी NIUA सी क्यूब जो है और आपकी WRI इंडिया, इन दोनों के साथ ये मिलकर एक समझौता हुआ है। पोलैंड में 11वें विश्व शहरी मंच पर इसको लॉन्च किया गया, और इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, NIUA जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, NIUA सी क्यूब, और जो WRI इंडिया है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य ये समझौता है।
तो 3 और 2, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली समांतर सरकार की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? तो ये आपकी चित्तू पांडे जी ने करी थी। और ये कहाँ से थे? ये आपके बलिया से थे, और इनको शेर ए बलिया भी कहा जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। इधर गवर्नर्स दिए हुए हैं, इधर उनकी नीतियां दी हुई हैं। मुझे लगता है फिर से एक बार बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो वॉरेन हेस्टिंग है, इन्होंने रिंग फेंस की नीति दी थी, घेरे की नीति। और जो आपके लॉर्ड वेलेजली हैं, सबको पता है सहायक संधि इन्होंने दी थी। और जो लॉर्ड लिप्टन है, प्राउड रिजर्व ली थी। लॉर्ड डलहौजी ने आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था। ठीक है, तो ये आप पूछ चुन लीजिए इसमें से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जो जारी किया गया, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कथन कौन सा सही है? उड़ीसा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर है, कथन 1 सही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल है। हाँ, सबसे खराब प्रदर्शन जो रहा है पंजाब और हरियाणा और दिल्ली का रहा है। सामान्य श्रेणी में उड़ीसा प्रथम पर है। अगर विशेष श्रेणी की बात करें तो इसमें त्रिपुरा यानी कि पूर्वोत्तर के राज्यों में त्रिपुरा और आपका हिमाचल प्रदेश और सिक्किम क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 148, निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा गया? तो सबको पता है हाइडेस्पीस का बहुत फेमस युद्ध ये 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया। और किसके बीच में? सिकंदर और जो राजा पोरस है उसके बीच में लड़ा गया, जब सिकंदर हिंदुकुश पर्वत को पार कर रहा था। तो ये जो आपका कौन सी नदी थी? वो झेलम। अच्छा, झेलम को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कह रहे हैं, पोलज ऐसी भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी, उसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता। परती होती है ऐसी भूमि जिसको खाली छोड़ा जाए, उसको परती भूमि कहा जाता है। जबकि पोलज जो था वो इस तरह से था जिसमें एक के बाद प्रत्येक वर्ष में एक अलग फसल का उत्पादन करना, जिसकी भूमि की उर्वरता बढ़ती जाए और उस भूमि को परती न रहने दिया जाना। तो पहला कथन सही है। अगला है, परौती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी। तो ये भी सही है, इसमें 1 साल का गैप छोड़ा जाता था। ठीक है, जिससे भूमि की उर्वरता, भूमि अपनी खोई ताकत वापस पा सके। अगला है, चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता था। ये कथन भी सही है, जिसमें 3-4 साल तक खेती नहीं की जाती थी, उसके बाद फिर से एक स्ट्रॉन्ग फसल उसमें उत्पादित करी जाती थी। अगला कथन है, जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी उसे बंजर कहा जाता था। कथन 4 भी सही है, क्योंकि 5 वर्ष से अधिक जिस भूमि पर फसल नहीं उगाई जा सकती है उसको बंजर कहा जाएगा। तो ये अकबरकालीन भूमि का वर्गीकरण था, और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं, जो पोलज है, परौती है, परती है, चाचर, बंजर, इन सब से रिलेट क्वेश्चन बने हुए हैं पुराने पीसीएस के पेपर्स में। और मैंने खुद इन क्वेश्चंस को देखा हुआ है, जो मैच कराने के लिए आते हैं कि पोलज कौन सी भूमि होती है, परौती कौन सी भूमि होती है, चाचर कौन सी होती है, लिस्ट बनी होती है, सुमेलित करना होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, रफ्तार के लिए स्थान है। तो ये थी आपकी दृष्टि आईएएस की पीसीएस टेस्ट सीरीज में तीसरी टेस्ट सीरीज। तो उम्मीद करते हैं ये इसको आपने सफलतापूर्वक पूरा किया होगा। एक ही बार में टेस्ट को दीजिएगा और एक ही स्थान पर कायदे से बैठकर टेस्ट को दीजिएगा। ये मतलब बहुत ज़रूरी है इस बात के लिए कि आप एग्जाम हॉल में एक मानसिक दबाव से मुक्त हो जाएं, और आप अपना स्कोर भी इसमें काउंट कीजिएगा। उसको आप कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। प्लीज सभी लोग इस चीज को साझा कीजिए। इससे होगा क्या कि हमें समझ में आएगा कि हाँ वाकई आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा जो टेस्ट सीरीज करवाना एक सार्थक तौर पे एक सार्थक हो रहा है और सफल हो रहा है हमारी जो मेहनत है। और प्लीज लाइक शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे मोटिवेशन के लिए, इससे मुझे एनर्जी मिलती है। तो मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज के साथ। टेस्ट सीरीज नंबर 4 आएगी, साथ ही हम इसमें सीसेट की भी टेस्ट सीरीज लाएंगे, तो टेंशन फ्री रहिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है आपको इंग्लिश हिंदी दोनों की पीडीएफ बाइलिंगुअल आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो इसका जो डिटेल एनालिसिस है वो भी बाइलिंगुअल है, वो भी ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए और करंट अफेयर जरूर पढ़ते रहिए। मैं हर बार यही कहती हूँ, क्योंकि पीसीएस के लास्ट वाले पेपर को ही अगर देख लें तो इसमें टोटल 38 क्वेश्चंस जो ऐसे थे जो करंट अफेयर से आए थे, केवल 38। और आगामी वर्षों में ये जो करंट अफेयर है कतई इसके कम होने के चांस हैं ही नहीं, ये जितना होगा बढ़ेगा ही। मुझे नहीं लगता कि 38 से 35 हो जाएंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि 38 से 40 की ओर जाएगा मामला। तो आप देख लीजिए करंट अफेयर का योगदान कितना अधिक है। और करंट अफेयर एक ऐसा कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस है जिसको आप पढ़ेंगे तो आप सही कर ही जाएंगे। ऐसा कहा जाता है ना कि जीएस जो है एक बहुत विशाल सागर की तरह है।
आपको नहीं पता होता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा के रख दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके लक पर डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ी हुई जीएस फंस गई उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है, लक तब डिपेंड करता है जब आपको 80% पोर्शन उसका पता हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 20% जीएस पढ़ी है और आप ये कह रहे हैं कि मेरा लक ही नहीं था, मेरी जीएस फंसी ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, जब तक आपको 80% मामला नहीं आपके पास होगा मैटर, तब तक आपका नहीं होगा उसमें। और करंट अफेयर ऐसी चीज है जो कि अभी हाल ही में घटित घटनाएं थी, जिनको आप क्रम से अगर देखते जाएंगे प्रतिदिन के स्तर पर, या आप मंथली देखते जाएंगे जिनको, और पूर्व में 1 साल का करंट अफेयर आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेट ही स्टैटिक पोर्शन आता है। ये बात भी बहुत मतलब अहम है। तो यूं समझ लीजिए कि करंट अफेयर का योगदान कितना है, सिलेक्शन रोल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय हिंद।